हाय, कैसे हैं आप लोग? क्या ना कि अब यहाँ आ गए हैं तो अब बात तो करनी पड़ेगी ना। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि यार ये पता नहीं क्या करने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों ने प्रोमो देखा होगा कि यार ये स्टोरी टेलिंग का कोर्स हो रहा है शायद। ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसे ही क्लिक कर दिया होगा। कुछ लोग मुझे जानते होंगे तो उनको लगा कि यार जाकिर भाई कर रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे होंगे, देख ही लेते हैं। क्या कि हर चीज की एक शुरुआत होती है, जन्म होता है ना। और जन्म से मरण का एक किस्सा है, एक कहानी है साहब आपकी, कि पैदा कैसे हुए और कैसे माँ ने आपको गोद में लिया। और उसके बाद दादी ने जब पहली बार देखा तो कहा कि अरे देखना, ये लड़का तो खानदान का नाम रोशन कर देगा। और उसके बाद वो बना राजकुमार। कहानी हम सबकी, किससे हम सबके पास है। कोई सुना पाता है, कोई नहीं सुना पाता। जैसे कि अभी आपको लग रहा हो कि मैं उनमें से हूं जो सुना पाते हैं, पर मैं उनमें था नहीं, जैसे आप नहीं है। अपने बारे में थोड़ी सी मैं बैक स्टोरी दे दूं। डॉक्टर राही मासूम रजा करके एक बहुत मशहूर राइटर रहे। ठीक है, उन्होंने अपने एक नॉवेल में किसी और शख्स को डिस्क्राइब करते हुए ये कहा था कि उसकी शख्सियत ऐसी कि जब वो महफिल से उठ के जाए तो किसी को खबर ही ना हो कि कोई महफिल से उठ कर गया। समझे कि पार्टी में कोई 10 लोग हैं और ये आदमी उठ के चले भी गए हैं तो किसी को पता नहीं चला कि कोई यहां से जा चुका है। वैसी कुछ कहानी मेरी भी थी। छठी तक किसी को मैं याद नहीं, ना मुझे कुछ ऐसा खास याद है, क्योंकि हुआ ये कि बात करना आती नहीं थी। कुछ ना ऐसा बोला हुआ याद, ना किसी ने कुछ कहा हुआ याद। जो याद है वो बस जिल्लतें, इग्नोरेंस। फिर एक दिन एक फैसला लिया जिंदगी और सब कुछ पलट दिया। इसलिए मैं समझता हूं वो चुप रहने की जिल्लत क्या है। जब 8 लोग महफिल में गुट बनाकर बात कर रहे हो और आपका कोने में रह जाने की जो जलालत है, जो उसकी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, उसको मैं समझता हूं, उसको जानता हूं। क्यों शर्मिंदगी मुझे भी होती है जब 4 लोग बात कर रहे होते हैं किसी ऑफिस मीटिंग में और अचानक से जो है कोई जो है जो बोलने में बहुत तेज है, अच्छा है, साफ है, और वो आपका ही काम का जो है क्रेडिट ले जाता है। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, आपके साथ भी शायद हो रहा होगा। मैं नहीं कहता कि ये कोर्स करने के बाद अब अचानक से आप जो है कोई बहुत बड़े स्टोरी टेलर बन जाएंगे आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाएंगे, आप दास्तान गो बन जाएंगे। वो सब कुछ नहीं होने वाला ना, मेरी आपसे वैसी उम्मीदें हैं। चाहे आप टीचर हो, चाहे सेल्स में हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसी ऑफिस में जाते हो, चाहे करते हो कोई नौकरी कहीं पर, चाहे दुकान हो आपकी। किससे सुनना और सुनाना गुरु ऐसा है, सबकी जरूरत है। और काम तो देखो सबको पड़ता है। देखिए अमीर गरीब जो होता है ना, पैसे से नहीं होता। ये पैसे से तो बहुत लोग कमा रहे हैं आजकल कुछ बड़ी बात नहीं है। कहानियों से बहुत अमीर गरीब होते हैं, क्योंकि कहानियों सुनाने वालों को जो मिलता है ना, बहुत बार पैसे कमाने वालों को भी नहीं मिलता है। और ये खजाना कुछ इस तरह से है कि इसको जितना ज्यादा बांटो साला उतना बढ़ता है यार। तो मैं तो धंधा करने आया हूं। अब आप बताओ, तैयार हो इस व्यापार के लिए? तो शुरू करते हैं किस्सा कहानियों का। मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे बनते हैं एक अच्छा स्टोरी टेलर, सिर्फ फ्रंट रो पर। और मेरा नाम है जाकिर खान। नानी कहा करती थी कि बोलते के ना बेर बिक जाते हैं और जो चुप होता है ना उसके आम भी धरे रह जाते हैं। आम तो हम सबके पास है और उन्हें धरे नहीं रहने देना है, और अपने बेर भी हमें निकालने हैं। और इस कोर्स में हम वही सीखेंगे। तो अब अपन ने क्या किया है कि इसको डिटेल में जो अपन ने जिंदगी में सीखा वो बाकी लोगों से चेक किया ना अपन ने, भाई तुम भी अच्छा बोलते हो, पहले तुम भी दब्बू बच्चे थे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ हम भी दब्बू बच्चे थे। तो उनको तुमने कैसे सीखा भाई? तो उन्होंने बताया कि भाई 1 2 3 4 5 चीजें करी कि भाई इससे ये करते हैं, उससे वो करते हैं, उससे वो करते हैं, उससे वो करते हैं। तो ऐसा कि बता इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम समझो आराम से। ठीक है, ये सारे मेरे दोस्त हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं, बहुत आम बैकग्राउंड से हैं, और उन्होंने कोशिश करी, मेहनत करी, और आज अपने अपने कामों में बहुत आला मकाम पे हैं। अपनी अपनी फील्ड में बहुत पाइनियर हैं ये लोग। इन सब का ज्ञान, जिंदगी का फलसफा, कहानी किस्सों को लेकर, बातचीत को लेकर, अच्छा बोलने को लेकर, अच्छा काम, बेहतर काम करने को लेकर, वो मैं आपके लिए आज लेके आया हूं। स्टेज पे आए ही कहानी कहने, और आपके पास कोई और टूल है नहीं, शब्द ही है, कहानी ही है। सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं होता, स्टोरी कोई बुरी नहीं होती, बट गलत कहानी में गलत ऑडियंस को सुना देना, हाँ, उसमें पिक्चर हिट फ्लॉप हो जाती है। बचपन में वही स्रोत था हमारे एंटरटेनमेंट का। हमारे पास ज्यादा साधन थे नहीं। साधन था कि दादाजी की कहानियां सुने, पड़ोसियों की कहानियां सुने, उनके बचपन की कहानियां, उनके गांव की कहानियां, उनकी नौकरी की कहानियां, वही सुनते सुनते बड़े हुए। और वही है जो आज हम दूसरों को सुना रहे किसी न किसी रूप में। तो लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन क्या था? हाँ। कि कोई दोस्त गाना सुना दे, हाँ। कोई दोस्त कहानी सुनाए। हाँ। तो संडे आफ्टरनून्स को खासकर, और हमारा क्या था ना, आप डॉर्मेट्री के अंदर नहीं जा सकते दूसरों के, हाँ।
तो दूसरे डॉर्मेटरी वाले मेरी खिड़की पर आके बाहर खड़े रहते थे और बोलते सत्यांशु कहानी सुना। और संडे आफ्टरनून मैं अंदर बैठा हूं और खिड़की के बाहर 1-2 लड़के खड़े हैं और मैं उनको 2 घंटे में 3 घंटे में एक फिल्म की कहानी विद बैकग्राउंड स्कोर सुना रहा हूं। हम अक्सर जब खाना बनाते हैं या बात करते हैं तो लज्जत की बात सब करते हैं, जायके की बात सब करते हैं, टेक्सचर भूल जाते हैं। हाँ। वो जो रड़क है ना, जो टेक्सचर, वो खाने में और बातों में दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट। आदमी पहले आए, अंक बाद में आए। वाह। तो हम अंकों को आदमियों में कैसे बदलें? आप अगर किसी के बच्चे के आंख में आंख डाल के देख लो ना सर, तो मालूम पड़ जाता है अगर उसकी वो जो खुशी एक अलग से उसके चेहरे पर नजर आती है ना सर, अगर वो नजर नहीं आ रही ना तो अपने को लगता है कि इसको समझ में नहीं आ रहा कंसेप्ट, अपने को कुछ अलग तरीके से कोशिश करना पड़ेगी। आपसे शायद कभी जिक्र किया अभी होगा, जब पहली बार सुना रहे थे तो पैर भी कांप रहे थे ऐसे लिटरली, और गला भी सूख रहा था, लेकिन उस दिन भी ये यकीन था कि हाँ अगर मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। अब क्या होता है कि सबसे पहले हमने कहानी सुनी कहाँ? मम्मी पापा की, दादा नानी की। उसके बाद कहाँ गए हम? स्कूल गए। स्कूल में हमने किससे ढूंढे? कहानियां सुनी, क्योंकि ये हमारा पहला रिश्ता था कहानियों से, नए लोगों के किस्सों से, नए एनवायरनमेंट से। तो मेरे एक बड़े पसंदीदा टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, मेरे वालिद साहब के बहुत करीबी दोस्त, हिंदुस्तान के कुछ अच्छे मैथ्स, मशहूर मैथ्स टीचर्स में से एक वैद्य सर हमारे साथ हैं, और ये किस्से सुना सुना के, कहानी सुना सुना के जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। एक अच्छा टीचर ना जिंदगी बदल सकता है। वैद्य सर की भी बदली और ये बदल रहे हैं बहुत लोगों की। आइए तो इनसे बात करते हैं। टीचर तो बहुत है, बहुत सारे। तो आपने क्या सोचा कि कैसे अलग टीचर मैं बनूं, किस तरह से मैं अप्रोच करूं इस सब्जेक्ट को, मैं किस तरह की चीजें करूंगा जिससे मैं अलग होऊंगा बच्चों के लिए, या मैं कैसे सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाता हूं? वो क्या चीज थी जो आपने अप्लाई करी? जनरली क्या होता है सर, जब भी किसी कंसेप्ट को डिस्क्राइब करना है तो उस कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ स्टोरी होनी चाहिए, उसकी थ्योरी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। कि बेसिकली आजकल का बच्चा तो बहुत स्मार्ट है सर, उसको आप केवल कंसेप्ट अच्छे से दे दो, उसके फंडामेंटल अच्छे बना दो, उसके बाद वो तो खुद काम करेगा। इट्स जस्ट लाइक स्विमिंग कोच। हाँ, धक्का मारना है उसको, थोड़ा सा सिखाना है, उसके बाद बच्चा अपने आप तैरना सीख जाता है सर। जैसे आप प्रॉब्लम फ्रेम करते हैं, हाँ, तो प्रॉब्लम फ्रेमिंग आपका ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो साहब। हाँ। बच्चे को मजा आना चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं कि बुक में से आपने उठा के छाप दिया। मैंने एक प्रॉब्लम बनाया साहब। तो प्रॉब्लम कैसे बनाया? घोड़ी इज स्टैंडिंग ऑन ए पलासिया स्क्वायर, इंदौर। अब घोड़ी क्या है, चलना शुरू कर रही है साहब। हाँ। पहले दिन घोड़ी चलती है 100 किलोमीटर। घोड़ी वॉक्स 100 किलोमीटर पर डे। हाँ, फर्स्ट डे 100 किलोमीटर, सेकेंड डे 100 किलोमीटर, थर्ड डे 100 किलोमीटर, लाइक दिस। हाँ, ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ फर्स्ट डे घोड़ी गिव्स बर्थ टू ए चाइल्ड कॉल्ड घोड़ी का बच्चा। हाँ, घोड़ी का बच्चा स्टार्टेड लर्निंग वॉकिंग। हाँ, बर्थ के बाद में वो पहले दिन 1 किलोमीटर चलता है, दूसरे दिन 2 किलोमीटर चलता है, तीसरे दिन 3 किलोमीटर चलता है, चौथे दिन 4 किलोमीटर चलता है। तो उसकी स्पीड हर दिन 1 किलोमीटर से बढ़ रही है। लेकिन घोड़ी की स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, 100 किलोमीटर पर डे। नाउ स्टूडेंट, यू आर सपोज टू टेल मी दे वर टुगेदर एट द टाइम ऑफ बर्थ, आफ्टर हाउ मेनी डेज दे विल मीट अगेन। आप सोचिए बच्चा स्ट्रगल कर रहा है साहब इसको सॉल्व करने, जबकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है साहब। अगर उसको थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन अच्छा है और उसको थोड़ा सा क्लिक हो जाए कि यार इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, वो कंसेप्ट अगर उसके पकड़ में आ जाए, क्वेश्चन विद इन अ सेकंड सॉल्व हो जाएगा। जब आपने पढ़ाना शुरू किया तब तो आपको भी यही सिखाया था ना कि भाई बता दो 4/4 is 1, ठीक है? तो ये कहानी सुनाने का पैशन आपने कब सोचा कि यार ये सुनाऊंगा तो शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा? आपने क्या बाकी टीचर्स को देख के आपको लगा कि नहीं मुझे इससे अलग करना है, या आपके टीचर्स इस तरह के मिले आपको जो किस्सा सुनाते थे, सुना के पढ़ाते थे? आपको कोई ऐसा शिक्षक चाहिए जो आपको इस तरह से इंटरेस्ट क्रिएट कर दे। माय मैथमेटिक्स टीचर, आई वुड लाइक टू टेक हिज नेम, प्लीज सर। अरविंद मुजुमदार सर। अच्छा। अ वंडरफुल मैथ्स टीचर। हाँ। तो मैंने उनसे एक चीज ग्रैस्प किया सर, मेरा हैंडराइटिंग अच्छा है बेसिकली, एंड हिज हैंडराइटिंग वाज गुड। तो हम कहीं ना कहीं टीचर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे जो मैथ्स टीचर थे वो इस तरह के एग्जाम्पल्स लेकर क्लास में पढ़ाते थे। तो मैंने उसी समय अपने दिमाग में ये बिठा लिया था कि मुझे मैथ्स पढ़ाना है साहब, और मैं इनकी बराबरी तो नहीं कर सकता हूँ, पर कोशिश कर सकता हूँ। तो कहानियों को बहुत इंपैक्ट रहा है टीचिंग। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से अभी कोई टीचर अगर देख रहे हैं और जो कि अभी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि रीडिंग अच्छी होनी चाहिए।
आप बिना पढ़े क्लास में कभी ना जाए। आप ये मान के नहीं चले कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, सो आई एम ए गुड टीचर। नेवर डिफाइन योरसेल्फ अ गुड टीचर और अ वंडरफुल टीचर। यू नीड टू रीड। टीचर का मतलब ये है कि रीडिंग, क्योंकि रीडिंग मेक्स मैन वाइज। अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो आप काफी अच्छा करेंगे। तो आपको सतत पढ़ते रहना है। उसके बाद जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैथ्स को आप डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चा मैथ्स को बहुत इंटरेस्टिंग वे मिलेगा सर। तो क्या समझा हमने कि अगर अच्छा पढ़ाना है तो खुद पढ़ना पड़ेगा। यही बात लागू होती है सुनने सुनाने किस्से कहने पर भी, कि अगर अच्छा कहना है, अच्छे किस्से सुनाने हैं, तो जो उसकी शुरुआत है, जो पहला कदम है, जो पहली पीढ़ी है, वो ये है कि आप सुनना शुरू करें। देखिए क्या होता है कि एक महफिल में 12-15 लोग हैं और कोई खड़ा होकर कोई बात बता रहा है कि एक बार जब वो बस में गया तो उसके साथ हुआ क्या। समझे आप? जब कोई किस्सा सुनाता है तो आगे के 4-5 लोग होते हैं जो पूरी तल्लीनता से, पूरे डेडिकेशन से सुन रहे होते हैं कि हाँ फिर, हाँ नहीं फिर। इसमें भी 10 वो लोग हैं जो बिल्कुल सुन तो रहे हैं वो भी ध्यान से, पर वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। पहला कदम यह होता है किस्सा गो बनने का कि दूसरों के किस्से में, जिंदगी में दिलचस्पी लेना, अपने अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जगाए रखना, सुनने की, समझने की कि ये कौन आदमी और ये क्या कहना चाह रहा है। जब आपके अंदर वो जिज्ञासा जागेगी ना, तब आप लोगों में वो जिज्ञासा ट्रांसलेट कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये आपका आज का हासिल दिन ये है, सबसे पहले दूसरे लोग जब अपनी बातें बता रहे हो, किससे सुना रहे हो, तो उनको इन्वॉल्वमेंट के साथ सुने। कम से कम उस कमरे में आप अभी वो शख्स तो नहीं है जो किस्सा सुना रहा है, पर कम से कम आप उन 15 लोगों में से वो 5 तो बन सकते हैं ना। देखिए ऑलरेडी आपने 10 लोग टाप दिए जस्ट बाय बीइंग द फर्स्ट पर्सन टू रिएक्ट टू समबडी स्टोरी। या जब कोई बात कर रहा है तो बस आगे बैठे, ध्यान से सुने, उसकी तरफ देखें और बोले हाँ अच्छा, फिर और क्या हुआ, कहां गए थे तुम, सवाल पूछे उनकी कहानियों में। इससे उनकी कहानी भी बेहतर होती है, ठीक है, और वो और मजे से सिर्फ आपको सुनाएगा। जब आप सवाल पूछते हैं ना तो क्या होता है कि सुनाने वाले को लगता है कि ये आदमी बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है मेरे, फिर वो और दिलचस्पी से और बड़ा चढ़ा के अपनी कहानी आप तक सुनाता है। क्लास में एक ट्रिक थी हमारी जो हमने बहुत इस्तेमाल करी कि जब भी कोई नया टीचर आता था ना तो सबसे पहले सवाल कि सर बर व्हाट इज द फलाना 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 ऑफ दिस वन। उसके बाद पूरी 40 मिनट की क्लास जो है वो सिर्फ आपको मुखातिब होकर की जाती है। जब ये होना शुरू होगा तब आपको समझ में आएगा कि ये जो सुनाने वाला है ये किस अंदाज में सुनाता है, ये किस लहजे में सुनाता है, ये कौन सी बात पे वजन देता है और कौन सी बात को हल्के में छोड़ता है। ये ऑब्जर्व करना शुरू करना पड़ेगा आपको। तो आज से जब भी कोई कहीं पे बात कर रहा हो, आपका मन करे ना करे, सुनना जरूर शुरू कीजिएगा। हाँ ठीक है तो करना ही पड़ेगा आपको। तो अब तक हम कहां पहुंचे हैं कि हमें दूसरों के किस्से सुनना है ध्यान से। दूसरों के किस्से सुनकर जब आप वो बात याद रखेंगे, कुछ कहानी को आप पे असर होगा और रहा है पहले से, कुछ किताबों में पढ़ा है आपने, कुछ आपके स्कूल के दोस्त ने सुनाई थी आपको, कुछ एक कजिन है जो यूएस से आया था और एक बात बता के आपको गया, अब आपको पता दोबारा वो आना नहीं है। सारे किस्से आपके पसंदीदा किस्से हैं ना। तो दूसरी जो चीज हमको करनी है वो ये है कि हमको ये किस्से जो है याद रखने हैं। 10 किस्से अपनी डायरी में नोट करके रखें। यार ये किस्सा बड़ा मजेदार तो सुनाने का, ये भी किस्सा बड़ा मजेदार तो सुनाने का, ये भी बड़ा मजेदार तो सुनाने का, ये भी बड़ा मजेदार तो सुनाने का। जब इन 10 किस्सों की लिस्ट आपकी बन गई जो आपको सुनाने हैं, जो आपको पसंद आए थे, तब इनको सुनाना शुरू करें। है ना, थोड़ा मुश्किल है, पता है मुझे पता, आपको लग रहा हो कि यार ऐसे कैसे अचानक से बोलना शुरू कर दूंगा यार, अब मैं तो ज्यादा बात ही नहीं करता हूं, मैं तो बोलता ही नहीं हूं इतना, फिर मैं एकदम से बोलूंगा तो सबको अजीब नहीं लगेगा क्या? लगने दो,
दूसरा, फिर आपको लग रहा है कि यार मैं एकदम से किसी और की कहानी सुनाने लग जाऊं तो लोग मुझ पे हंसने लगेंगे, तो हंसने दो। क्या है ना, एफडी करवानी है आपको, इसका नाम है फेलियर डिपॉजिट। मेरा ऐसा मानना है जिंदगी में कि आपकी मशहूरियत, खुशी, तारीफों का एक कोटा होता है और जिल्लत, जलालत का एक अलग कोटा होता है। अब तक की जैसी जिंदगी रही है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, ठीक है, उसमें कोई कम जलालत तो रही नहीं है, ठीक है। तो बेशर्मी से जितनी ज्यादा आप अपनी कहानियां सुनाएंगे, किससे अपने सुनाएंगे, उससे क्या होगा, जो भी बेइज्जती होनी है वो सारी जिंदगी की अभी हो जाएगी। तो इसी बारे में मेरे एक दोस्त हैं हुसैन, बॉलीवुड के बड़े राइटर हैं और मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, छोटे भाई की तरह है ना। उन्होंने एक बात कही जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं राइटर जानता हूँ जाकिर भाई जिनके पास मुझसे बहुत बेहतर कहानियां हैं। हाँ, वो या तो बोल नहीं रहे हैं या वो बता पा नहीं रहे हैं। हाँ। तो ना बोलने में मुझे लगता है डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप बाहुबली की स्क्रिप्ट लेकर भी बैठे हैं ना, हाँ। तो किसी को बताना तो पड़ेगा कि ये बाहुबली है। मेरा बस बेसिक एक रूल ये रहता है राइटर्स के साथ, यंग बच्चों के साथ, एक्टर्स, राइटर्स, टैलेंट्स के साथ, कि तुम्हें कोई ढूंढ नहीं रहा है, ये निकाल दो। एक जो मिथ है ना कि बम्बई में प्रोड्यूसर टैलेंट ढूंढ रहे हैं, वो नहीं ढूंढ रहे, सब बिजी है। तुम्हें जाके उन्हें बताना है तुम में क्या बात है जो उन्हें चाहिए। शॉपिंग की तरह है सर, सेम। हाँ। एडिडास आपको बताता मेरे पास नया जूता आया है, बहुत अच्छा है, हाँ, तो आप बोलते हो अच्छा शायद मुझे इसकी जरूरत थी। हाँ। सेम चीज है टैलेंट की। हाँ। आप बताओ मेरे पास एक नई आइटम है, तो प्रोड्यूसर बोलेगा हो अच्छा लाओ लाओ लाओ। तो इसका मैंने जो निकाला है वो ये कि जब आप कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में जो फर्क है ना, मुझे किसी ने अंडर कॉन्फिडेंट होना और ओवर कॉन्फिडेंस होने में, तो कि मान लीजिए कि आप लॉन्ग जंप करते हैं सर, जी, है ना। आप जो अंडर कॉन्फिडेंट इंसान है, आपसे किसी ने पूछा कि आप लॉन्ग जंप करेंगे, आप बोलोगे नहीं यार पता नहीं कितना, हमने कहा 10 मीटर करते हैं, ठीक है, तो लगा कर दो 10 मीटर, तो हम तो 7 ही कर पाए, ठीक है। सब ने बोल दिया अरे साहब आप तो 7 ही कर पाए, आपने तो 10 कहा था। अब हमें पता तो है कि हम 7 कर सकते हैं, और हमें हमारी बाउंड्री पता चल गई, दूसरा 3-4 महीने हम 10 भी कर देंगे। ठीक है, करेक्ट। वेयर जो अंडर कॉन्फिडेंट आदमी है, वो अपने घर से कभी निकला ही नहीं, उसको यही नहीं पता कि वो 6 कर सकता है कि 20 कर सकता है कि 10 कर सकता है कि 5 कर सकता है, कर भी सकता है कि नहीं कर सकता कि नहीं। करेक्ट। तो जो मूवमेंट है अंडर कॉन्फिडेंस में वो 0 है, ओवर कॉन्फिडेंस में लर्निंग है, फेलियर है, मूवमेंट है, स्टोरी है यार। करेक्ट। तो मैं अपने हीरो को रादर आई वुड हैव ओवर कॉन्फिडेंट हीरो देन हैव एन अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। मैं कोई भी कहानी कहीं भी कैसे भी लिख लूं जाकिर भाई, उसमें ऐसे कैरेक्टर तो लिख ही नहीं सकता जो बोलता नहीं, अनलेस उसका ये कैरेक्टर है कि वो बोलता नहीं है। और अगर आप नहीं बोलते हो तो आप हीरो नहीं हो, अपनी कहानियों तक में नहीं हो आप हीरो। करेक्ट। अक्सर लोग क्यों नहीं बोलते जाकिर भाई कि बेइज्जती ना हो जाए, अपना वही पॉइंट है। हाँ, करवा लो यार, बिंदास कराओ, बोलो को मत। करने वाले लोग जो आपके जैसे लोग जी, या जो भी और भी आपको लगते हैं, जी, वो क्या अलग करते हैं, वो क्या चीज है, क्या है वो जादू जो ये किस्से सुनाने वाले लोग, जो कहानियों में बांध लेने वाले लोग अलग करते हैं, जो महफिलें लूट लेते हैं। वो एक बहुत बेसिक बात है, बोलने वाले जो हैं उनको कितना पता है और कितना नहीं पता है, दोनों चीज महफिल को पता है। हाँ, ना बोलने वाले में महफिल अक्सर समझ रही है कि इनको कुछ नहीं पता, क्योंकि महफिल के पास आपके दिमाग के अंदर घुसने का वक्त नहीं है। बिल्कुल। बोलने वाले के साथ क्या होगा, एट बेस्ट महफिल को लगेगा इसको इतना ही पता है, इसको इतना नहीं पता है। हाँ। ना बोलने वाला बैठा होगा तो महफिल समझेगी कि इसके पास बोलने को कुछ नहीं होगा शायद, और एक्चुअली वो सच नहीं है। ना बोलने वालों के पास बहुत कुछ बोलने के लिए होता है, कहानियां होती हैं, बस हिम्मत नहीं होती। तो क्या समझे हम कि देखो जिल्लत तो होगी, पर जिंदगी में क्या है कि अगर कहीं पहुंचना है तो घर से तो निकलना पड़ता है, कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा अगर आपको बेहतर स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा। देखिए ऐसा कि जब बैटिंग करने जाएंगे तभी तो आप आउट होंगे, लेकिन सेंचुरी भी तभी बनती है दोस्त जब आप बैटिंग करने उतरेंगे मैदान में। जो नहीं खेला वो तो ना हारा ना जीता, वो तो रह गया ना मैदान के उस तरफ ही। तो अगर खेलना है खेल और जीतना है खेल, तो मैदान में तो उतरना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी हार और जिल्लत झेलनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार हो जाना पड़ेगा आपको अभी से, इसी वक्त, इसी लम्हे से। इसका दूसरा तरीका समझने का यह है कि जिल्लतें ऐसे ही कोई कम नहीं है जिंदगी में जो अब तक चल रही थी, उन्हीं को पार पाने के लिए आज आप और हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे बेहतर बात करें, कैसे बेहतर किस्से सुनाएं। और मैं समझता हूं ये बात, क्योंकि हुआ है मेरे साथ भी वो सब जो आप अभी महसूस कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बोले, जो शख्स जहां मिल जाए उसको सुना दे अपना किस्सा। और इसी बात को मेरे एक दोस्त ने, हिमांशु वाजपेयी, बड़े मशहूर दास्तान गो हैं, बहुत नाम है उनका हिंदुस्तान में, उन्होंने देखिए कैसे कहा इसको। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के पास कहानियां होती हैं, अपनी कहानी। वो कोई सुना देता है, कोई नहीं सुना पाता। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन हमेशा ये डर था
कि यार कहें कैसे, या कहेंगे तो सुनेगा कौन, और अगर सुनेगा तो क्या फीडबैक देगा। जब समझना शुरू किया, जब पढ़ना शुरू किया, जब कुछ लोग मिले जैसे अंकित, हमारे दोनों के दोस्त, तो ये समझ में आया कि सुनाते हैं यानी कहते हैं, जो कहने को है वो कहते हैं। अगर कहेंगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि हाँ सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, कहने के बाद पता चलेगा। तो फिर मैं अभी भी यही कहता हूं कि अगर आपके पास कहने को कुछ है, जो कि सबके पास होता है, तो आप कह डालिए, घबराइए मत, डरिए मत, और इस बात से भी मत घबराइए कि कोई सुनेगा नहीं, या सुनेगा तो नेगेटिव फीडबैक देगा, क्योंकि जब आप सुनाने लगते हैं तो फिर आप धीरे धीरे सुने जाने लगते हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि जो किस्सा गो होते हैं साहब, वो तो बड़े टैलेंटेड होते हैं या पैदाइशी टैलेंटेड होते हैं। क्या वैसा कुछ था आपके साथ? देखिए, मैं ये बात तो मानता हूं कुछ लोग पैदाइशी टैलेंटेड होते होंगे, लेकिन मेरे केस में एक यकीन था कि हाँ, इस बात का यकीन है कि हम बहुत अच्छा सुना लेंगे, इस बात का भी यकीन है कि हम बहुत अच्छा सुनाते हैं, इस बात का यकीन कि हमें अच्छा सुनाने के लिए मेहनत करनी है। बिल्कुल। तो जब शुरू किया था तब बिल्कुल सही बात है कि दब्बू थे, डर लगता था। यानी हमने आपसे शायद कभी जिक्र किया अभी, जब पहली बार सुना रहे थे तो पैर भी कांप रहे थे ऐसे लिटरली, और गला भी सूख रहा था। लेकिन उस दिन भी ये यकीन था कि हाँ, अगर मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। तो ये तो एक मुसलसल सफर है। तो मुझे लगता है कि यही एक बात थी जो मुझे अभी तक हौसला भी देती है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि बार बार लगातार अपनी कहानी सुनानी है, अपने मन का किस्सा कह देना है बेशर्मी से, चाहे अगला सुन रहा हो या ना सुन रहा हो, ध्यान दे रहा हो या ना दे रहा हो। मैं इन सब लोगों की बातचीत आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं जो ये कह रहा है, क्योंकि सबसे मुश्किल कदम है इस पड़ाव का यही है जो आपको खींच लेगा वापस, और इसी को अगर आपने पार कर लिया ना तो आपको हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन कहानी सुनाने वालों में से कोई आपको बनने से रोक नहीं सकता। यही है जो आपको खींच लेता है, यही है जो आपको रोक रहा है वो अच्छा बात करने वाला, यही है जो आपकी वो पीपीटी पास नहीं होने दे रहा, यही है वो जो आपके प्रोजेक्ट को रोक दे रहा है, यही है जो आपकी दुकान को नहीं चलने दे रहा, यही वो पड़ाव है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में वो सब कुछ जो आपकी किस्मत में लिखा था, आपके हिस्से में था, नहीं मिल रहा था। इसी वजह से, क्योंकि ये वो पड़ाव है जो आप पार नहीं कर पा रहे, तो इसको तो साथ मिलकर पार करना पड़ेगा। इसी बारे में मेरे एक दोस्त जो बहुत मशहूर जो हैं टीचर हैं राइटिंग के, कहानियां लिखी कैसे जाती, सुनाई कैसे जाती, उन्होंने एक बात कही है और वो मुझे बड़ी लगी आज। मैंने जो भी किया है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने मेरे से कुछ सवाल पूछे, मैंने उनके जवाब दिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो जवाब से कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा हिस्सा प्रिपरेशन है। अगर आप मेरे से किसी एक मुद्दे पे बात करते हैं जिस पे मैं 10 साल से बात कर रहा हूं और जिस पे बहुत बार बात कर चुका हूं, जब मैं उसके बारे में बात करूंगा तो आपको महसूस होगा कि इसको आता है। लेकिन अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछेंगे जिसके बारे में मुझे नहीं पता, जैसे आपने परफॉर्मेंस के बारे में पूछ लिया, मुझे नहीं पता, राइट? तो मैं बस इतना मानूंगा कि अगर इफ आई हैव टू परफॉर्म, मैंने देखा है, मैं अपने लेक्चर्स में कहानियां सुनाता हूँ, जोक सुनाता हूँ, अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स कुछ सुनाता हूँ, कभी किसी फिल्म के सीन को ही सुनाता हूं लोगों को, वो हमेशा प्रैक्टिस से इंप्रूव हुआ है। और मेरे हिसाब से सबसे श्योर शॉट मेथड तो भाई यही है कि आप आज बार बार लगातार एक ही किस्सा सुनाते रहो। अगर आप बहुत अच्छे भी हो ना, आप बेस्ट स्टोरी टेलर हो अपने शहर के, तो आप लगे रहोगे तो आप देश के बेस्ट स्टोरी टेलर बनोगे, फिर आप दुनिया के बेस्ट स्टोरी टेलर बनोगे। और अगर आप बहुत एवरेज हो, आपको लगता है बहुत अच्छे स्टोरी टेलर नहीं हो, तो भी आप सुनाते रहोगे तो आप जहां थे वहां से बहुत ऊपर जाओगे। ये तो मतलब दिस इज द ओनली गारंटीड मेथड आई वुड से। हाँ, तो सारी कहानी है मोहब्बत की, दूसरों का किस्सा कैसे सुनाना है, अपनी किस्से को कैसे जिल्लत के बावजूद पूरा करना है, यह अभी तक हमने सीखा। तो यहां पे मेरे ख्याल से कोई और नई चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे मुश्किल लेसन है। ये वो लेसन है जो आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बनने से रोक रहा था, अब नहीं रोकेगा। करना हमें क्या है, बेशर्म हो जाना है, क्योंकि इस पड़ाव को पार करने के बाद जो है एक ऐसा खूबसूरत बागीचा है जिसके अंदर ऐसे ऐसे पकवान हैं कि आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि वो आपके हिस्से आएंगे। आगे और भी मजेदार बातें हैं, और भी मजेदार लोग हैं, और बेहतर टेक्निक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी बात है जिसके कहने के बाद से, जिसके करने के बाद से लोग वाकई में मंत्रमुग्ध होकर आपकी बात सुनने लगेंगे।
तो एक बार क्या हुआ, हम स्कूल में थे, 12वीं में हम होते थे स्कूल हेड बॉय। तो अब क्या है कि हेड बॉय हो तो आपकी जिम्मेदारी, और हम थोड़ा ज्यादा फैल के रहते थे, तो हमने स्कूल के बाहर की जिम्मेदारी भी ले रखी थी स्कूल की, कि भाई स्कूल का लड़का को ड्रेस में ना पिटे, ऐसा हमारा मानना था, उससे हमारा भी वर्चस्व बना रहता था। यही बात हम उस वक्त जिन से भी हम मोहब्बत करने की कोशिश कर रहे थे उनको बता रहे थे कि देखिए इस तरह से माहौल हमने संभाला है थोड़ा। अब देखिए ऐसा है कि कहानियां तो सारी मोहब्बत की होती हैं, ठीक है। तो हम उनको बता रहे थे इस तरह का माहौल हमने सुना है कि अपने स्कूल के लड़कों को कोई मार नहीं सकता जब तक हम यहाँ पे खड़े हैं। ये कहते कहते जैसे ही हम बालकनी की तरफ बढ़े, क्योंकि छुट्टी हो गई थी, हम निकल रहे थे साथ में ही, तो देखा कि 11th क्लास का लड़का सड़क के बीच में स्कूल के ठीक सामने बेतहाशा पिट रहा है। थप्पड़ों पे थप्पड़, लातों पे लाते, घूसों पे घूसे पड़ रहे हैं उसको, दे मुक्के ही मुक्के। हमें तो शर्म आई सो आई, दौड़ के छुड़ाना अलग से पड़ा, क्योंकि छुड़ाते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगला आप ही को ना जड़ दे 2-3, ठीक है। इस तरह की कहानियां छोटे शहरों में बहुत होती है। तो हमने उनको रोका, हाँ, हमने उनसे पूछा भाई क्या हुआ है। तो वो जो थे जो मार रहे थे उन्होंने कहा कि यार ये हमारे बारे में उलझुल बातें करते हैं इसलिए हम इनको कूट रहे हैं। हमने कहा ये क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में? कहते हैं हमारे घर आया, हमारी बहन को बोल रहा था कि ये जो लड़का तुम्हारे घर पे अभी दिखा हमको, ये हमको याद आ रहा है। मैंने कहा मतलब? फिर बोले थोड़ी देर बाद कहता कि नहीं 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 नहीं, हमको याद आया कि इसको तो हमने मारा हुआ है। लड़की ने पहली बार में इग्नोर किया, दूसरी बार में कहा अच्छा तुमने इस लड़के को मारा हुआ है? अच्छा 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 अच्छा। जाते ही जैसे ये लड़का उनके घर से गया, उसने अपने भाई को पो दिया कि ये लड़का तुम्हारे बारे में कह रहा था कि इसने तुमको मारा हुआ है। ये भाई साहब जो ये गुंडे हैं ये आए हमारे स्कूल के सामने और इस लड़के को बुलाया और खींचा और कहा कि सुनो तुमने तो हमें कूटा हुआ है पर हमने तो तुम्हें कूटा हुआ ही नहीं है, तो अब तो हम तुम्हें मारेंगे। तो जब ये पिटाई हो रही थी वहां पे हम भी खड़े थे। एक तो हमारी गर्लफ्रेंड सामने हमारी बेइज्जती हो रही है, तो हम वो बेच ही चुके थे कि स्कूल में किसी की लड़ाई नहीं होती और हम बिचौली हैं, हम छुड़ा लेते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, कि देखिए ऐसा है, स्कूल ड्रेस में आप इसको मार नहीं सकते, है ना। जब ये घर पहुंच जाए कपड़े बदल ले, उसके बाद आपको इसका जो करना कर लेना। तो उसने बोला कि तो बता हम क्या करें, ऐसे शख्स के साथ क्या करना चाहिए। तो हमने पूछा कि भाई तुमने ये कहा है क्या इनके बारे में? तो उसके मुंह में जबान नहीं, वो अपता हो गया कि वो भैया ये वो फलाना ढिमका। अब इसको जो गुस्सा था वो तो था ही, हमारी भी तो डेट की सेटिंग खराब हो गई, हमें और गुस्सा है। हमने भी तो तमाचे दिए कि साला तुम लायक ही पिटने के हो, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो बचाने के, मार रहे भैया इसको मारना है। तो इस किस्से को अगर मैं ऐसे सुनाता आपको कि एक लड़का है हमारे स्कूल के बाहर, वो पिट रहा था क्योंकि उसने किसी बारे में कह दिया था कि वो उसको मार चुका है, इसलिए वो आया कि भाई तुम तो हमको मार चुके, हम तुमको नहीं मार चुके। बात समझ रहे हैं आप? ये किस्सा सेम कहानी इतनी बेसिक हो गई क्योंकि इसके अंदर वो नजरिया नहीं था जो मेरा हो सकता है। अब जब आप और मैं वो लोग हैं जो किस्से सुनाते हैं, तो इन कहानी को और रिच कैसे बनाए वो ट्रिक मैं आज आपको दूंगा। क्या है कि कहानी अच्छी और बुरी जो है, जो पहली बार में मैंने आपसे कहा था, वो ऐसी होती है कि कुछ यूं सुनाओ कि आप बीती जग बीती लगे और जग बीती जो है वो आप बीती लगे। उसके मायने आप समझने का वक्त आ गया है कि जब किसी कहानी में आप खुद को डालते हैं, खुद को इन्वॉल्व करते हैं, तब उसका रंग ही अलग होता है। इसी बात के बारे में मेरे दोस्त हैं कुमार वरुण, क्रांति आप जानते होंगे, चाचा विधायक में, और मेरे बहुत करीबी दोस्तों में से एक हैं। हाँ, कुमार वरुण, उन्होंने एक बात की जो मुझे बड़ी प्यारी लगी। तो जो भी हमारे लर्नर हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एक किस्से को पर्सनलाइज कैसे करें, ठीक है। क्योंकि अगर मैं किसी को, आप दो सिनारियो इमेजिन करिए, ठीक है। मैं एक ग्रुप में बैठा हूं जहां मैं बोलता हूं कि फलाना आदमी फलाना जगह ये काम कर रहा था, और फिर आपने स्टोरी सुनाई। केस बी कि आप बोलते हो मैं वहां था और मैंने ये देखा, वाह। तो सडनली केस बी में आपकी ऑडियंस ज्यादा इंटरेस्टेड होती है कि यार ये इसने देखा है, यार इससे मैं सवाल भी पूछ सकता हूँ और ये इसकी कहानी है। तो वो हमें करना पड़ता है एज ए स्टोरी टेलर कि अगर आपने कहीं सुना भी है कि दादाजी ने बोला था कि एक बार गांव में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसे वैसे वैसे वैसे, तो हम जब सुनाते हैं तो बोलते हैं कि एक बार मेरे घर में बताया क्या हुआ था, तो सामने वाला सडनली वो हो जाता है कि अच्छा तेरे घर में हुआ था ना यार, तुझे मैं जानता हूँ पर्सनली, तो मैं ज्यादा इन्वेस्टेड हूँ उस कहानी में, ना कि कोई रैंडम कहानी। अनलेस वो रैंडम कहानी गांधी जी की हो तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, है ना, कि अरे एक बार सम्राट अशोक ने ऐसे किया, तो अच्छा अच्छा अच्छा। बट कोई शर्मा फ्रॉम बलिया जिला की कहानी कोई क्यों सुनना चाहेगा, अनलेस वो आपकी पर्सनलाइज स्टोरी। तो वो एक इम्पैक्ट आता है स्टोरी में अगर आप उसको पर्सनलाइज करें। तो जितनी बार आप बोलते रहेंगे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। जैसे होता है ना, जब आप फिल्म देखते हैं और आपको पता है कि फिल्म की मिस्ट्री क्या है, जितनी बार आप देखते हैं आप फिर कॉन्फिडेंटली देखते हैं ना, आपको फिर डर नहीं लगता है कुछ होता है, आपको लगता है नहीं मुझे पता है क्या होगा, तो वो होता जाता है, होता रहता है, होता रहता है। हाँ। तो ट्रिक यही है, सुनाते रहिए बट अपना पर्सपेक्टिव याद रखिए। कोशिश मत करिए कि ओरिजिनल स्टोरी वाले ने क्या किया था इसके साथ, क्योंकि अब ये आपकी कहानी है। आपके दादाजी उस स्टोरी में कैसे फील कर रहे थे वो अब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसा फील कर रहे थे, आपको कैसा फील हुआ, आपका नजरिया कैसा था, वो बोल।
अब इतना जादुई खेल जो है कहानियों का, उसमें जो ट्रिक है, जो ट्रेड है, वो यही है कि कौन सी बात आप छुपा लेते हो, कौन सी आप बता देते हो। सारा खेल जो वो याददाश्त का है कि कहाँ पे कौन सी याददाश्त किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है। और जब बातचीत हम कर रहे थे अलग अलग लोगों से, तो सौरभ द्विवेदी जो हैं उन्होंने इतनी खूबसूरत बात कही, मुझे लगता है कि अब और उस बात के साथ मैं नाइंसाफी कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बात कायदे से तो सबसे पहले पेश करनी चाहिए थी आपको, पर ये गुस्ताखी मेरी मान लीजिए कि मैंने उसे अब तक रोक के रखा था। जरा सुनिए तो उन्होंने क्या कहा है। जब कुछ तुम पर बीत जाए, हाँ, कभी हादसे की शक्ल में, कभी हसरतों की शक्ल में, हाँ, कभी किसी और हकीकत की शक्ल में, तो आप उसको याद करते हो। तो एक राउंड की फिल्टरिंग तो दिमाग कर चुका है। आप हूबहू 1 घंटे पहले की हर चीज को सेकंड दर सेकंड याद नहीं कर सकते। तो एक फिल्टरिंग दिमाग कर चुका है, लेकिन अभी वो अस्थाई मेमोरी में है। अभी आपको उसको सेव करना है। उसका तरीका ये है कि आपके साथ जो कुछ बीता, आप शाम को एक डायरी में कहीं पे लिख लें। अच्छा, ये वाली बात हुई थी, ये वाली बात, जिसको हम लोग कहते हैं ना कथाओं के मार्मिक प्रसंग, कि यार बातें बहुत कही पर ये एक बात जो थी ना, ये याद रह गई। वाह, है ना, उसको आप कहीं उकेर लें, सूत्र रूप में ही उकेर लें। हाँ, फिर आप जब पलट के जाएंगे तो आपको याद आएगा, हाँ यार ये बात तो थी। तो ऐसे। और दूसरा, जिन किरदारों से मिलें उन्हें बांचने की कोशिश करें। हाँ, है ना, कि कुछ लोग होते हैं ना बड़े नेचुरल होते हैं, तो कुछ नेचुरल हैं, पर मैं कह रहा हूं कि हर कोई है, कर सकता है, बस वो धक्के की देर है कि वापस आओ और बताओ यार दिन कैसे। अरे पता है आज वो गए तो बस में थे, तो पता है वो एक नई होर्डिंग लग रही थी। होर्डिंग में ना 12 चेहरे थे, सबसे किनारे बिक्कू भैया का चेहरा था, लेकिन बिक्कू भैया की टोपी तिरछी थी तो आधा ही चेहरा आ रहा था। यार बिक्कू भैया को फोटो ठीक खिंचानी चाहिए थी। फिर आगे पहुंचे तो वो वहां पे वो पतंग की दुकान है ना, कल रात वहां पे आग लग गई। आग और भी जगह लगी होगी, लेकिन वो जो आवाज का आरोह अवरोह, अरे पता है वो आग लग गई। मतलब हमको ध्यान है, हम स्कूल में थे, हमारे एक टीचर आए, बोले अरे वो गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो हमारे क्लास टीचर थे गणेश जी। हमने कहा यार गणेश जी छुट्टी के दिन क्यों दूध पी रहे हैं, और पी रहे हैं तो इनको कैसे पता चला। तो बाकी और पी भी रहे हैं तो इन्हें क्या मतलब। हाँ, ये आके इतनी उत्साह के साथ क्यों बता रहे गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो सबके लिए गणेश जी वो मूर्तियों के दूध पीने का प्रसंग होगा, जिसका बाद में उन दिनों एक आधे घंटे का प्रोग्राम होता था, आज तक एसपी सिंह किया करते थे। उन्होंने वैज्ञानिकों को बुला के समझाया कि ये सब गलत है, है ना। लेकिन मेरी स्मृति क्या है याद की, कि यार मेरे यार आचार्य जी दूध पी रहे थे यार चौराहे पे खड़े हुए छुट्टी के दिन। यार मतलब दूध कोई चौराहे पे खड़े होकर पीने की चीज है। तो आप उनको दर्ज करते चलें। इसके लिए सबसे जरूरी चीज जो आपको करनी है अब, है ना, ये वो हिस्सा है जहां मैं आपको होमवर्क देता हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसे। देखिए क्या है कि अब तक जो आप कहानियां सुना रहे हैं, उसके अलावा भी आपको कुछ कुछ कहानियां पढ़नी बहुत जरूरी है। चाहे वो मंटो की किताबें हों, चाहे वो प्रेमचंद की कहानियां हों, उनको आप पढ़ना शुरू करें। शॉर्ट स्टोरीज की बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी बाजार के अंदर। उनको जब आप पढ़ेंगे तो उनको बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें और समझिए कि हर कैरेक्टर को राइटर जब गढ़ता है तो उसको एक नजरिया देने की कोशिश करते हैं। जब आप बार बार लगातार वो कहानी पढ़ेंगे तो आपको नजरिया समझ में आएगा। उससे चीज जो होगी वो ये है, मैं आपको फायदा बताऊंगा उसका, कि जो आपकी अपनी कहानियां हैं जब आप वो सुनाएंगे तो वो नजरिया आप उसके अंदर ट्रांसलेट कर पाएंगे कि क्यों आपका इसके अंदर हीरो होना बहुत जरूरी है। आपकी कहानी में दोस्त आप भी हीरो नहीं होगे तो कौन हीरो होगा। तो कैसे अब जो आप कहानियां सुनाते हैं, यहां तक तीसरे चौथे पड़ाव जहां पे हम आ गए हैं, वहां पे मैं चाहता ये हूं, मेरी ख्वाहिश ये है कि अब आगे से आप वही कहानियां सुनाएं जिनके अंदर आप मेन हो। चाहे उसके अंदर आपके साथ अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, चाहे आपका बड़ा मजाक उड़ रहा हो, चाहे आपकी तारीफ हो रही हो, पर किस्सा आपसे दोस्त कसम खा लें, अहद कर लें कि सुनाएंगे वही जिसके अंदर हम होंगे सेंटर में और सारी दुनिया होगी साइड किक, साइड हीरो। यही है होमवर्क, है ना। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया क्लास आपके लिए कोई होगी जिसके अंदर आपको फोर्स किया जा रहा है कि हीरो बनिए साहब, और ये कितनी नाइंसाफी होगी कि आप अपनी ही कहानी के हीरो नहीं हैं। तो हीरो बनना यही आपका होमवर्क है। अपनी कहानी, किस्से जो आप सुनाते हैं उनको दोहराइए और देखिए उस नजर से जिसके अंदर अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट होते दुनिया में तो ये किस्सा कैसे चलता। आगे और भी दिलचस्प बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, कैसे महफिल लूटनी है ये राज आपको सिखाऊंगा।
कल एक मीटिंग में थे हम, और जो उनको बार बार लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि साहब ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, ये साहब ये हो जाएगा, ये कर लेंगे हम, और उनको समझ नहीं आ रही थी वो बात। वो बार बार ऐसे करती कि नहीं पर ये कैसे होगा, नहीं भरोसा नहीं हो रहा है। अब क्या है कि अपने पे भरोसा दिलवाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये भी कहना कि अरे हमें सब पता है, बीच में मत बोलो, हम कर लेंगे खुद से, ये भी थोड़ा अग्रेसिव लगता है, थोड़ा सा जबान के तौर पे, बातचीत में, है ना, इंसानी तौर पे थोड़ा सा हमें बदतमीजी लगता है कि इस तरह से कहना। कुछ हमारे जिस तरह के संस्कार हैं, परवरिश हमारी है, उसमें भी ये हमें ठीक नहीं लगता कि इस तरह से बदतमीजी से किसी से बात करें। पर हमको कहना तो ये था कि अरे तुम बीच में मत बोलो, हम कर लेंगे खुद। तो हमने कहा कि यार आपको मैं कैसे समझाऊं ये बात। मुझे राहत साहब का एक शेर याद आता है कि सारी बस्ती अपनी है, ये भी तो एक फनकारी है, वरना बदन को छोड़कर अपना जो कुछ है सरकारी है। कि भाई सबको अपना मानते हैं, ये तो आर्ट है ना, वरना इस बॉडी के अलावा हमारा है ही क्या। कितनी खूबसूरत बात है कि सारी बस्ती अपनी है, ये भी तो एक फनकारी है, वरना बदन को छोड़कर अपना जो कुछ है सरकारी है। और कश्ती मतलब नाव, और पतवार जो है उसको कहते हैं जिससे खेते हैं, कश्ती को जिससे नाव को चलाते हैं, और कलम मतलब काट देना। इसी शेर के लिए मायने आपको बता दे रहा हूं। तो शेर कहा है कि कश्ती पे आंच आ जाए तो हाथ कलम करवा देना, कि अगर मान लो कि नाव को कुछ हो जाए तो हाथ कटवा देना। यहां तक हम पहुंच गए। एक बार फिर से शेर सुनाता हूं आपको कि सारी बस्ती अपनी है, ये भी तो एक फनकारी है, वरना बदन को छोड़कर अपना जो कुछ है सरकारी है, और कश्ती पे आंच आ जाए तो हाथ कलम करवा देना, अब लाओ पतवार मुझे दे दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही हमने उस मीटिंग में ये शेर पढ़ा, उसके बाद सब लोग चुप, और वो समझ गए कि हमारे कहने का मतलब ये था कि आई एम टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज शट योर माउथ। पर इतनी खूबसूरत गजल के साथ जब आप ये बात कहते हैं तो किसी को बुरा नहीं लगता। तो कमाल की कितनी खूबसूरत बात है ना। अल्फाजों का खेल है, जादू है, इंसान हजारों सालों से बात करता आ रहा है, और इसका फायदा हमें उठाना चाहिए। जैसे कि आग किसी ने लगाई थी, पर आज हम चलाते हैं ना उसको, कैसे खाना बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, साइंस की सारी प्रोग्रेशन, हम इंसानी हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या? आपके दिल में जो बात है, जो आप कहना चाहते हैं, आप अपने किस्से से जो बात कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं और पहले ही कहीं कोई कह चुका है यार। तो उसी बात को किसी और की जबान में अगर आप कहेंगे तो कितना आसान नहीं हो जाएगा, छोटा नहीं हो जाएगा। क्योंकि अब क्या होता है, अब जब हम जो किस्से सुनाते हैं, जो हमारी पसंद के किस्से हैं, जिनके अंदर शायद आप ही हीरो हैं, पिछले अगर होमवर्क को अगर आपने ठीक से किया है तो अब आप अपनी सारी कहानियों में हीरो हैं। तो अगर आप ही उस किस्से में हीरो हैं तो कई बार क्या होता है कि वो लंबा बड़ा हो जाता है। क्योंकि पहले तो कहानी बड़ी थी, उसके अंदर फिर आपने खुद को जोड़ दिया, फिर जब आपने खुद को जोड़ा तो उसके अंदर आने लगे आपके नजरिए, आपकी नई नई बातें, आप क्या महसूस कर रहे थे, आप क्या सोच रहे थे, वो सब जुड़ गया उसके अंदर। तो जब ये सब जुड़ने लगा तो कहानी की लेंथ बड़ी हो गई, और अब आपको लगने लगता है कि यार कहीं लोग बोर तो नहीं हो रहे, छोड़ के जाने लग रहे, और क्या ये अटेंशन लोगों का बड़ा कम है। खट से जहां आप थोड़े कच्चे पड़े वो अपना फोन चेक करने लगेंगे। तो उसके लिए जरूरी ये है कि जो इंसानी इतिहास है उसका इस्तेमाल किया जाए। इसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। कम से कम अल्फाजों में अपनी बात उतनी ही वजनदारी से कहना। कम शब्दों में जब भारी कहानी सुनाएंगे तो उसका इंपैक्ट भी ज्यादा होता है कि यार 2 मिनट में लेते, 2 मिनट में ऐसी कहानी सुनाई कि हमारा तो दिल रह गया, हमारा तो मन ही नहीं किया जाने का। और आपको याद रखते हैं लोग कि अरे यार वो मिला था यार, वो बड़े जबरदस्त किस्से सुनाता है। क्योंकि हर बार तो आपको महफिल नहीं मिलेगी ना जो जमी हुई है, बैठी हुई है, कहीं खड़े खड़े होकर बात कर रहे हैं, कहीं बस स्टॉप पे बात कर रहे होगे, किसी की बस आ जाएगी तो आपका किस्सा तो अधूरा रह जाएगा अगर लंबा हुआ तो। इन सब शर्मिंदगियों से बचने का तरीका यही है। और अब हम आते हैं अगले पड़ाव पे। अब आपको सीखना क्या है, करना कैसे। सबसे पहली चीज तो पढ़ना है दोस्त, बहुत सारा। अब हम वहां आ गए जहां पे हम स्टोरी टेलर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम बेहतर स्टोरी टेलर बनने की कोशिश करें, बेहतरीन किस्सा गो, दास्तान गो बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए अब फिर से हम जाएंगे वैद्य सर के पास, जिन्होंने कहा था कि देखो अगर पढ़ाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। किसी भी टीचर के लिए सर, उसको अगर अपने आप को अच्छा प्रूव करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि वो खूब स्टडी करे, अच्छा रीडिंग करे, और काफ़ी वैरायटीज ऑफ बुक पढ़े सब्जेक्ट से रिलेटेड। दूसरा ये है कि अपनी टीचिंग को और एनहेंस करने के लिए वो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आपकी स्टोरी, पोएम्स के थ्रू पढ़ाए। और पोएम्स के थ्रू अगर वो पढ़ाता है तो शायद बच्चे को कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है। जैसे ज्योमेट्री पढ़ाते समय सर मैं पोएम बच्चों को सुनाता हूँ। बिल्कुल। जिसकी मति अच्छी उसकी ज्यामिति अच्छी। वाह वाह वाह, जिसकी मति अच्छी उसकी ज्योमेट्री। हाँ। जिसमें होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का कीड़ा, वो उठाता है ज्यामिति का बीड़ा। बिल्कुल। कभी है ये सिमिलर, तो कभी है ये फेमिलियर। मजा नहीं आता इफ कंसेप्ट नहीं क्लियर। इफ कंसेप्ट नहीं क्लियर देन एवरीथिंग इज क्लियरली क्लियर।
इसमें जो करता है राइट कंस्ट्रक्शन विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, उसका कभी नहीं होता डिस्ट्रक्शन। वाह। तो ये सर क्या है, थोड़ा आप बैठेंगे, पढ़ेंगे, कनेक्ट करेंगे चीजों को, तो कहीं ना कहीं क्या है सर, इंटरेस्टिंग बनता है। तो पोएम्स, कहानियां, ये अगर ऐड की जाए अपनी टीचिंग में तो बड़ा मजा आता है साहब। यानी नेवर अ टीचर विल नेवर फील टायर्ड इन द क्लास। वाह। कभी भी थकावट महसूस नहीं करेगा। तो यहाँ पे ह्यूमन हिस्ट्री का इस्तेमाल करते हुए जो साइंस के लोग ऑलरेडी करते हैं, जो जमाने भर की सीख हमने आज तक किस्सों से लिए, वो हम अपनी कहानियों में क्यों नहीं लेंगे? तो पढ़ना जरूरी है। किसी और की कितनी खूबसूरत बात है कि जो आपके मन में बात है वो ऑलरेडी किसी ने पहले कह रखी है, और छोटे और कंसाइज तरीके से, बिल्कुल बारीक अल्फाजों में, एकदम डिटेल में। जैसे कि एक शेर है साहब कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, और हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। फिर है दोस्त आज किस बात पे रोना आया। अभी देखिए कितनी छोटी सी बात है कि सब लोग रो रहे हैं यार, देखो सबको तो रोना आता ही है फलाना ढिमका। पर इसी में अगर आपने पोइट्री जोड़ दी तो आपकी जो कहानी है वो और वजनदार लगने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा यार ये आदमी बड़ा पढ़ा लिखा है, चाहे आपको गिनती के 4 ही शेर आते हो, पर जब आप उनको सही मौके सही जगह पर सुनाएंगे तो उसका जादू अलग होता है। यही जादू तो बताने आया था मैं आपको। और भी 2-3 चीजें हैं जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका किस्सा है कितना लंबा भाई, तो उनको टाइम करें आप, ठीक है। बोल के देख लें, फोन में रिकॉर्ड कर लें कि यार एक बार पता है मैं शाम को निकला तो ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, ये हुआ, उसके बाद ये गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, ऐसे ऐसे हुआ था, ये मैंने समझा, ये मैंने देखा। तो आपको लगेगा 14 मिनट है। उसके बाद आप वो पार्ट्स आइडेंटिफाई करें जो बदले जा सकते हैं, जो आपने रिसेंटली किताब पढ़ी है, कहीं कोई शेर सुना है, किसी को बोलते हुए कुछ सुना है। आजकल तो इंटरनेट पे इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, उसको उस बात से रिप्लेस करेंगे। हो सकता है कई बार कहानी बड़ी भी हो जाए, पर अगर इंपैक्टफुल है तो उसको रख लीजिए। पर मैं सलाह यह दूंगा कि ऐसे चीज बदलें जहां पे आपकी कहानी झूल रही, जहां लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, वो हटा के वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डाल दें। वहां पे कोई ऐसी बात, ऐसा कोई शेर, ऐसा कोई अल्फाज, कोई कहावत ऐड कर दें जिससे उसका वजन बढ़ जाए, ठीक है। तो ये अपने को करना है, और बाकी सारी चीजें एक साथ करनी, तभी तो अपन बनेंगे एक बेहतर स्टोरी टेलर। तब तक आप ये रियाज करें। और देखिए रियाज से भागना नहीं है, क्योंकि आप बेहतर तो हो गए हैं पर बेहतरीन होने से बस थोड़ा सा दूर हैं। इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा। इसलिए नहीं कि आपको किस्सा को बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दास्तान को बनना है, इसलिए नहीं कि आपको एक बेटर स्टोरी टेलर बनना है, स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म करना है। हर वो शख्स जिसने आपके साथ गलत किया है उसको जवाब देना है, बोलना है, चुप नहीं रहना है। उसी की तो तैयारी कर रहे हैं जो मैंने की है, आपसे करा रहा हूं मैं। कौन सी बात कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैंने नहीं कहा है, वसीम बरेलवी साहब ने कहा है, और यही थी लर्निंग हमारे पिछले लेसन की। कि जब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि ह्यूमन हिस्ट्री में, मानव इतिहास में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें कह के चले गए, उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं हमको। तब जब हम यहाँ पहुंच गए हैं तो एक प्रॉब्लम मेरे ख्याल से हमारे जो लर्नर्स हैं उनको आ रही होगी, वो ये कि यार किस्से तो हमारे पास 2-4 ही हैं और लोग अलग अलग तरह के, भांति भांति तरह के लोग हैं, ठीक है। कभी कोई किस्सा किसी ऑडियंस में चल जाता है, कभी किसी ऑडियंस में नहीं चलता, कभी कोई सुन लेता है, कभी कोई नहीं पसंद करता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमको एक स्टेप आगे बढ़कर बेहतर स्टोरी टेलर बनने के लिए जो एक चीज हमें करनी पड़ेगी वो है पहचान, कि कौन सा किस्सा किसके लायक है। अब जैसे गर्लफ्रेंड की स्टोरी है तो वो दोस्तों में तो सुनाई जा सकती है, बताई जा सकती है, पर सेम किस्सा जो है वो अवॉइड करना पड़ेगा जब अगर आप अपने चाचा जी या ताऊ जी या पापा से अगर बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये रोमांटिक स्टोरी एक्शन फिल्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एटलीस्ट हमारे जमाने में तो यही हो रहा था। आजकल के लोग कूल लोगों में तो पता नहीं, पर रिस्क को लेना अवॉइड ही करना तुम भी, ठीक है। इसी बारे में मैंने बात करी हमारे दोस्त कुमार वरुण से और हुसैन दलाल। ये दोनों लोगों ने बड़ी खूबसूरत बातें की, तो आप भी सुनिएगा जरा गौर करके। हम जब स्कूल में थे तो इंटरनेट नहीं था, तो ऐसे नहीं था कि रात में कुछ हुआ और आपने फट से व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया। आप सुबह तक वेट करते थे वो कहानी सुनाने की। अगर केबल वाले ने सडनली आज कहो ना प्यारे चला दी तो मैं अब कैसे बताऊं। तो मैं रात भर निकलता था कि मैं सुबह बताऊंगा, और भाई पता है क्या हुआ, हाँ कल मैं ट्यूशन में निकल नहीं वाला था भाई, तब तक मैंने ऐसे टीवी ऑन किया, कहो ना प्यार आ रहे भाई, अब डिस्कशन ये हो गया कि मूवी देखूं कि ट्यूशन पे जाऊं। फिर मैंने भाई मूवी देखी, एंड देन यू वेट 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 कि कब मुझे एक ऑडियंस मिले और मैं कहानी सुनाऊं। तो स्कूल में ऐसे, फिर धीरे तो धीरे ऐसे एक बार अब ये मान लीजिए आपने देखा कि कहो ना प्यार है, आपने देखी फिल्म और ये आ गई इसमें, तो आपको लग रहा हो कि ये बहुत बड़ी बात है,
ठीक है, आपने पहले एक ग्रुप को सुनाया, फिर दूसरे ग्रुप को सुनाया, दूसरे ग्रुप ने उतना रिएक्ट नहीं किया, तो फिर उसके बाद आप कैसे उसको उसका थोड़ा रद्द बदल करते हो ना आप उसमें। करेक्ट। हाँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी किस्सा जो है वो बनते बनते बनता है। अब ये 15वें दिन जब ये कहानी सुनाई जा रही है, तो हो सकता है कि इसमें ये सब ना हुआ हो, ठीक है, पर जोड़ जोड़ के जो किस्सा बना है वो सबसे मुकम्मल किस्सा है, ठीक है, पर उसका बीज जो है वो सत्य है, वो सच है कि आपने सुना है ना। करेक्ट। इसी को हम जब मार्केटिंग भाषा में कहते हैं कि इसको पर्सनलाइज करना चाहिए, स्टोरीज कस्टमाइज होनी चाहिए ऑडियंस के हिसाब से। जैसे वो था कि वो हाथी वाली जो कहानी है कि अंधे लोग होते हैं, किसी को पैर दिखता है तो पूंछ दिखता है, तो हमारी कहानी में सबको अलग अलग चीजें दिखती है। अब कहो ना प्यारे अगर मैंने देखी है तो मैं किसी लड़के को बता रहा हूँ, अपने दोस्त को, तो बोल रहा हूँ भाई क्या एक्शन है यार, क्या ये है भाई, वो रात में ऋतिक आता ये करता। बट अगर कोई म्यूजिक में इंटरेस्टेड उसको बता रहा हूँ यार गाने देख यार, तो बिकॉज यू नो धीरे धीरे कौन सी चीज कहाँ काम कर रही है। आप पेरेंट्स को जाके नहीं बता सकते, दोस्त के पापा को नहीं बोल सकते कल मैंने फिल्म देख ली, तो आप उनको अलग तरह से बोलते हो कि अंकल पता है क्या है, एग्जाम के पहले ना फिल्म देख लो तो थोड़ा सा ना ऐसा दिमाग फ्रेश हो जाता है, तो अच्छी पढ़ाई होती है। तो कल क्या हुआ ना, मैंने फिल्म, तो आप उसी कहानी का एक और पहलू आपने उनको दे दिया कि उसमें मैं फिल्म देख ली, किसी को ये किसी को वो। फिल्मों में जो इंटरेस्ट है वो 10 सवाल पूछेगा, जिसको नहीं है वो बोलेगा ठीक है, तो आप कहोगे चलो इस पे मैं कम करता हूँ, इसको ज्यादा करता हूँ। तो आपने ये बोला कि 10-15 बार 20 बार 50 बार भी आप, कई कहानियां तो हम बचपन से सुना रहे हैं आज तक, और वो इम्प्रूव अभी भी हो रही है, 20 साल बाद भी इम्प्रूव हो रही है। तो ये तो एक कांस्टेंट प्रोसेस है। इसी बात को बेहतर तरीके से कहा है मेरे दोस्त हुसैन दलाल ने। एक बेसिक रूल मैं फॉलो करता हूं कि किसको क्या सुनना है, और ये बचपन से था हमारे यहाँ कि इस महफिल में ये वाले चुटकुले चल जाते हैं, इस महफिल में ये वाली कहानी लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती। अगर ये बेसिक लेवल पे हम समझ जाएं तो हम फिल्में ठीक से बना पाएंगे। मैं एक बेसिक आइडिया आपको जैसे कोशिश करूंगा बताने की कि सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं होता, स्टोरी कोई बुरी नहीं होती, बट गलत कहानी में गलत ऑडियंस को सुना देना, उसमें पिक्चर हिट फ्लॉप हो जाती है। अच्छा, हर कहानी की जगह है। आपको पता होना चाहिए, जो आप कह रहे हो ना कि व्हाट नॉट टू डू, उसमें उसी का एक एडिशन है सर, कि यू हैव टू नो योर ऑडियंस। जो हमने छोटे कमरों से शुरू किया कि स्कूल में दोस्तों के साथ घूमने गए तो ये दोस्तों के साथ ये वाली कहानी सुनाते, ये वाली इनको जम रही है। इसी का मल्टीप्लिकेशन है कि मल्टीप्लेक्स की पिक्चर कौन सी है, ओटीटी की पिक्चर कौन सी है, सिंगल स्क्रीन की पिक्चर कौन सी है। कि वो जो 4 दोस्तों की महफिल में आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसी का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो रहा है जब फिल्म आप देखने जाते हैं, और उस पर तय हो रहा है कि आपको कौन सी फिल्म पसंद आएगी, कौन सी नहीं पसंद आएगी, कि एक किस्सा गो होना कितना फायदेमंद है, उसका मियार कितना बड़ा है जी, ये आपको खुद इसका अंदाजा नहीं। जैसे आपको कहानी बताते हुए ही समझ में आ जाएगा कि ये कहानी ओटीटी पे ब्लॉकबस्टर होगी लेकिन थिएटर में 3 दिन नहीं चलेगी, और ये कहानी ओटीटी पे इसका मजाक उड़ जाएगा लेकिन थिएटर में 300 करेगी। अब ये कहां सीखा हमने, मोहल्लों के नुक्कड़ों पे, जैसे आपने पटियाबाजी कहा, वो करते हुए हमने ये सीखा कि आज अच्छा ये वाले चिचा आए हैं, इनके सामने ये वाला चुटकुला नहीं चलेगा। अगर इसकी पकड़ बचपन में मिल जाए या जिंदगी में कभी भी मिल जाए, तो वो लार्जर स्टोरी टेलिंग में बहुत मदद कर सकती है, मुझे लगता है। तो इसकी पकड़ लाएं कैसे? क्या वो नजरिया है जिससे ये पता चलेगा कि ये पसंद करते हैं और ये नहीं पसंद करते, इनके सामने खुलना है, इनके सामने नहीं खुलना? पहले कुछ साल बिंदास बेइज्जती करवा लो। क्या बात है, खूबसूरत। पहले कुछ साल सबके सामने सब बता दो, क्या ही कर लेंगे, मजाक उड़ा लेंगे। जिनका अक्सर मजाक उड़ा है ना, वही आगे जाके इतिहास बनाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। तो मजाक ही उड़ा लेंगे। तो लर्निंग ईयर्स में जैसे मैं हमेशा कहता हूं यंग बच्चों को कि जाकिर भाई, जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि बिंदास जो मन में आया कहानी सुना दो। कोई बोल देगा बहुत खराब है, बहुत वाहियात है, या कोई बोल देगा वाओ, फिर उसको आप पॉलिश करते हुए बढ़ जाओगे आगे। ना सुनाना इज दी ओनली मिस्टेक इफ यू आस्क मी। देखिए क्या होता है कि कॉमेडी में एक अक्सर प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे कॉमेडियन हैं, जब उनका शो खराब जाता है तो कहते हैं कि यार ऑडियंस ठीक नहीं थी। ठीक है, मेरा इससे मानना जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ रहा है, अलग रहा है। वो इसलिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं अच्छा कॉमेडी करने वाला हूं या अच्छा कहानीकार हूं, तो ऑडियंस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि मेरा शो कैसा जा रहा है। या तो मेरी ऐसी कहानी होनी चाहिए जो सबके साथ चले, या फिर मेरे पास हर एक उस शख्स के लिए कहानी होनी चाहिए जो इस दुनिया में मौजूद है। अब दुनिया में तो बहुत लोग मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं कि सबके लिए आपको कहानी बनानी पड़ेगी एक, पर एक जेनरिक सैंपल साइज तो बन ही सकता है ना उसका। तो अपनी जिंदगी के 10 अलग अलग तरह के लोग आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, क्या इसके लिए ये कहानी चल जाएगी, उसके लिए वो कहानी चल जाएगी, इसके लिए ये कहानी चल जाएगी, इसके लिए ये कहानी चल जाएगी। अब हम बढ़ रहे हैं अपने 5 टॉप किस्सों की तरफ, जो अब तक आप सुनाते थे, सुना रहे हैं, जिनको सुनाकर जो है आप महफिलें लूट रहे हैं, लूटने लगे या लूटने वाले हैं। वो किस्से आपके बनने लग गए हैं। तो अब उनको किसके सामने सुनाना और किसके सामने नहीं सुनाना,
ये तय करना पड़ेगा हमको। इस बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात जो है हमारे दोस्त ने, राइटर और जो राइटिंग के टीचर भी हैं, सत्यांशु, उन्होंने भी कही। मुझे क्या लगता है, जब हम कहानी कहना चाहते हैं, कोई कहानी जब हमें पसंद आती है ना, तो अलग अलग कारणों से आती है। पर्सनली जब आपको पसंद आती है, फॉर एग्जाम्पल कोई कहानी है, वो बहुत बढ़िया लिटरेरी पीस है, मतलब पढ़ने में मजा आया, जो शब्दों का यूज था उसके कारण आपको मजा आ गया। हाँ। कोई कहानी है जिसका जो थीम है, उसका जो पॉलिटिक्स है, उसका जो मैसेज है, वो आपके लिए बड़ा अपीलिंग हो गया। हाँ। और कोई कहानी है जो आपके दिमाग को इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट कर गई। अभी क्रिस्टोफर नोलन वगैरह की फिल्में जैसे होती हैं ज्यादातर, कि आपको लगता है यार ये क्या था, इट्स लाइक अ पजल, तो आपको वो स्टिमुलेट कर रहा है। मेरे हिसाब से एक चौथा कारण होता है कहानी का, कहानी के पसंद आने का, और वो है कि कहानी आपके दिल को कितना छूती है, कहानी इमोशनल लेवल पर कितना इंपैक्ट कर रही है। मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स, थीम, लैंग्वेज, लिटरेचर और इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन सब सब्जेक्टिव है। आज से 1000 साल पहले जो चीज लोगों को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करती थी, आज बच्चा बच्चा उसको अपने फोन पे लेके घूम रहा है। लेकिन आज से 2000 साल पहले एक माँ ने अपने जब बच्चे को गोद में लिया था, तो उसको जो महसूस हुआ था, वो मेरी माँ ने जब मुझे गोद में लिया होगा तो उनको भी वही महसूस हुआ होगा। और आज से 1000 साल बाद जब एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेगी तो उसको वही महसूस होगा। तो जो इमोशनल कनेक्ट है ना हम ह्यूमन बीइंग्स का, वही यूनिवर्सल है, बाकी सब सब्जेक्टिव है, मुझे ऐसा लगता है। क्या बात है। सो अगर आप अपनी कहानी को, अगर आप एक तुक्का मारना चाहते हैं ना कि मैं कौन सी कहानी सुनाऊं जो सामने वाले को पसंद आए, तो मेक श्योर दैट स्टोरी, इट नीड नॉट हैव अ पॉलिटिकल थीमेटिक इम्पैक्ट, it need not have a literary impact, it need not have a mental stimulating impact. If it is emotionally moving, chances are कि यूनिवर्सल ऑडियंस को आप छू लोगे। मतलब जो डीडीएलजे में अनुपम खेर का कैरेक्टर कहता है ना, मोहब्बत का नाम आज भी मोहब्बत है बेटा, ये ना कभी बदला है, ये ना कभी बदलेगा। So as long as you are telling the stories of joy, sorrow, fear, anger, love, success, failure, betrayal, loyalty, ambition, जब तक आप इनकी कहानियां कह रहे हो, आपका तुक्का भिड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। बैठेगा ही बैठेगा, ऑडियंस रिएक्ट करेगी। However, अगर आपको पता ही सामने वाला बंदा इंटेलेक्चुअली बहुत थोड़ा है उस किस्म का, then you may choose a story which is of that kind. या फिर महफिल का मिजान ही उस तरह का चल रहा है कि 5 कहानी जो लोग सुना चुके हैं वो इस तरह की हैं जो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई किस्सा है तो आपको अपना ट्रम्प निकालिए, वरना अगर आपको एम्बिगस लग रहा है तो हमेशा गो फॉर द इमोशन, ऑलवेज। आप जिस कमरे में खड़े होकर सुना रहे हैं, बता रहे हैं कोई किस्सा, कोई बात, कोई कहानी, तो क्या होता है कि लोगों की आंखों में नजर आता है। जैसे कि हमने सुना कि वो बता रहे होते हैं कि उनको कितना जमा कितना नहीं जमा। यही बात वैद्य सर ने भी गई थी। तो क्या होता था कि जब आप पढ़ाते हैं तो क्या आपको पता चलता है कि यार बच्चे सुन नहीं रहे, क्या शुरू में ऐसा समझ आता क्या होता है, बच्चे के एक्सप्रेशन से आपको पता लग जाता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप अगर किसी के बच्चे के आंख में आंख डाल के देख लो ना सर, तो मालूम पड़ जाता है। अगर उसकी वो जो खुशी एक अलग से उसके चेहरे पर नजर आती है ना सर, अगर वो नजर नहीं आ रही ना, तो अपने को लगता है कि इसको समझ में नहीं आ रहा कंसेप्ट, अपने को कुछ अलग तरीके से कोशिश करना पड़ेगी। तो उसके लिए फिर अपन नेक्स्ट डे जब क्लास में जाते हैं तो कुछ अलग प्रिपरेशन के साथ में जाते हैं। तो एक क्लास, जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप क्लास में गए, आपने पढ़ाया और बच्चों को समझ नहीं आ रहा, आपको पता चल रहा है शुरू में, आप भी नए टीचर, बिल्कुल सर, पता चल रहा है कि बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है और आप भी समझा नहीं पा रहे, तो वो जो 24 घंटे हैं वो कैसे बीतते हैं, अगले दिन क्लास तक कैसे पहुंचते हैं, वो उस वक्त आपने क्या किया? जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे जब टीचर पढ़ाते थे पहले, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्लास में उड़ा दिया चैप्टर, नहीं पढ़ाया। अब वो चैप्टर आपको पढ़ाना है साहब एक बहुत ही अच्छे स्कूल के बच्चों को। आप सोचिए कि आपको एबीसी उसका मालूम नहीं है, तो रात में बैठ के पढ़ना है सर, और बच्चों के सामने पूरा अच्छा जाना चाहिए लेक्चर, तो स्टडी पूरा उसका अच्छे से करना है। और स्टडी करने के बाद में फिर क्लास में प्रिपरेशन के साथ में जब जाते हैं, तो बेसिकली व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू कि दोस चैप्टर्स व्हिच आर नॉट टॉट बाय माय टीचर, दे आर बेटर एज कंपेयर टू द चैप्टर व्हिच आर टॉट बाय माय टीचर। वाह, एक खूबसूरत बात यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि जो चीज अपन खुद करते हैं ना सर, उसका जो आउटपुट आता है ना, वो बहुत ही शानदार होता है। वही बात है कि अगर जागोगे नहीं तो पाओगे नहीं वाली बात है। और यही बात है कि किस्सा भी जो है वो इसी तरह से है कि अगर आप बेहतर तैयार नहीं करेंगे अपने आप को, अगर आप वो रात नहीं निकालेंगे उस किस्से के साथ, और किसी और के सुनाए हुए किस्से से सुनाने की बजाय जब अपना किस्सा आप सुनाएंगे तो ज्यादा ऑथेंटिक होता है। बिल्कुल सर। तो अब जब इस पड़ाव पे हम पहुंचे हैं तो हमें एक लिस्ट बनानी है लोगों की। मम्मी पापा को सुनाने वाला किस्सा, दोस्तों को सुनाने वाला किस्सा, गर्लफ्रेंड को बताने लायक बात, है ना, स्कूल के दोस्तों को सुनाने लायक एक कहानी, कॉलेज के दोस्तों को बताने लायक एक बात,
बॉस से कौन सी बात की जा सकती है, ताऊ जी को कौन सा किस्सा है जो सुनाया जा सकता है, दोस्त के पापा को कौन सी बात बताई जा सकती है। ऐसे अलग अलग तरह के लोगों की एक लिस्ट बनाएं आप, कि अगर 10 लोग भी आप चुनते हैं तो आपकी जो कहानियां हैं देखिए कि उनमें से ये कौन से लोग हैं, ये डेमोग्राफिक आपको चूज करना पड़ेगा कि इनके साथ ये वाली कहानी वर्क करेगी। फिर सुना के देखिए, क्या पता वर्क करे, कुछ के साथ करेगी कुछ के साथ नहीं करेगी, पर वो हिट एंड ट्रायल आपको करना है। और याद रखना है, बेइज्जती से शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि बोलते के बेर बिकते हैं और चुप के आम भी धरे रह जाते हैं। और जब आप ये करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी कहानी किन के सामने चलती है और किन के सामने नहीं चलती है। रूम गेज करने का अंदाजा आपका बढ़ेगा। ये ना थोड़ी बारीक बात है, महीन बात है, पर अब जब आप जहां पे आ चुके हैं ना, वहां पे बारीकी का खेल बढ़ेगा। ठीक है, बेहतर स्टोरी टेलर से बेहतरीन स्टोरी टेलर का जो सफर है वो यही जजमेंट है कि जिनको आप सुना रहे हैं वो क्या सुनना पसंद करेंगे और कैसे सुनना पसंद करेंगे। अगर आप ये प्रैक्टिस अपने अंदर डालते हैं, अपने साथ अगर आप ये करने की कोशिश करते हैं, ये रियाज अगर आप डालेंगे, तो देखना कि दुनिया में जब आप बोलेंगे ना तो ओबामा भी अपना टीवी बंद करके आपको सुनेगा कि भाई ये देखिए ये मदन लाल जी के लड़के क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन ले ढंग से, है ना। यह देखिए कि ये स्मिता जी की बेटी क्या कहती है, जरा ये पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद समझते हैं वर्ल्ड पीस को कैसे हैंडल करना है। यार एक बार बड़ी टुच्ची हुई हमारी, तो क्या हुआ कि बचपन में बार बार जो है नाड़ा, घर वालों ने शादी 2-4 कजिन्स की एक साथ हो गई, तो हर बार कुर्ते पजामे पहनने को मिल रहे थे, कुर्ते पजामे पहनने को मिल रहे थे। तो वो नाड़ा जैसे हम बांधते थे, घर वालों ने बोला नहीं खुद बांधो खुद बांधो, तो हम खुद बांधते थे। तो कई बार क्या हुआ कि ऐसा ढीला हो जा रहा है, कभी आधा खसक जा रहा है, पर बेइज्जती कभी नहीं हुई। तो एक बार पापा ने बहुत जोर से डांट दी कि क्या इतने बड़े हो गए, 12-13 साल के हो गए, कि उम्र वो वाली 12 वाली साल वैसी है कि आप बिल्कुल बच्चे तो हो नहीं, है ना, कि कुछ अगर गलत हो जाए तो सबको बुरा लगे कि अरे ये तो बड़े हैं, इनका साथ कैसे हो गया, और उतने भी छोटे नहीं हो कि कुछ गलत हो जाए तो आपको बुरा ना लगे। ठीक है, लोग भले इज्जत नहीं करते हैं पर आप अपनी इज्जत बहुत करते हैं। 12 साल की उम्र, बड़ी ट्रिकी एज है वो, तो हम तो बड़ी इज्जत करते थे अपनी। तो साहब ये कि एक दिन हमने गुस्से में आके बहुत तेज गांठ बांध ली अपने नाड़े की, और लग गई घुलवा गांठ। अल्फाज पकड़िएगा जरा, ऐसी गांठ जिसका सिरा ना मिले नाड़े की, उसको कहते हैं घुलवा गांठ। घुलवा गांठ लग गई वो। ठीक है, उसके बाद हम निकले तो सब शरबत बट रहा था, तो हमने शरबत पी लिया। फिर हम बारात में खूब नाचे, प्यास लगने लगी, हमने पानी पी लिया। फिर हम बारात में जब चढ़े बस के अंदर तो हमारे कजिन ने बोला यार तुम कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीते, यार तो हमने कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया। अब सिलसिला बढ़ता जा रहा है, लिक्विड पे लिक्विड पिए जा रहे हैं। अब 2 घंटे हो गए, अब पेशाब जोर से आ रहा। हमला कहाँ करें कैसे करें, बस रुक नहीं रही, बस बीच में रुकी एक बार, तो हमने खोलने की कोशिश करी, अब बस थोड़ी देर ही रुकती, गांठ खुली नहीं। ठीक है साहब, मैंने कहा पहुंचेंगे जरा, बारात गांव पहुंच जाए, उसके बाद समझेंगे क्या हुआ है। हम पहुंचे साहब गांव में, जब बारात उतरी सारी दुनिया देख रही थी कि दूल्हा कैसा लग रहा है, हम ढूंढ रहे थे कि पेशाब कहाँ की जा सकती है। ठीक है, कैसे जैसे कोना ढूंढा जहां पे अपना मूत्र विसर्जित किया जा सकता था। ठीक है, और मुश्किल तो अभी भी वही है, घुलवा गांठ लगी हुई है, खुल नहीं रही है भाई साहब से। पूरी कोशिश करी और प्रेशर इस कदर कि पसीने छूटने लगे। हमने आखिरकार आदि मानव की तरह एक नुकीला पत्थर उठाया और उससे खरोच खरोच के अपना नाड़ा काटा है। तब जाके साहब जो है वो सुख मिला है जो जिंदगी में दोबारा याद ही नहीं है कि वैसा सुख कुछ होता भी है क्या। हमने अपने आप को बिल्कुल ही जो है फारिग कर लिया, बड़ा आनंद है। अब जो है आधा कटा हुआ नाड़ा है ये, कैसे जैसे करके हमने खोला खाला, उसको किसी डिजाइन से तो बांधा, बाहर निकले। अब ये उम्र ऐसी कि आप भूल जाते हो, हम खुद भूल गए कि क्या चल रहा था बाहर। बाहर थी बारात कजिन की, नाच रहे थे सारे दोस्त, उन्होंने हमें पकड़ लिया, क्या रे आओ नाचो नाचो नाचो। वो भी खड़े होकर बारात देख रही हैं, हम भी बड़े शौक से नाच रहे हैं। और 30 सेकंड बाद अचानक से रियलाइज हुआ कि पैर थोड़े फंसने लगे। एक्साइटमेंट में ध्यान नहीं गया। जब ऐसा 10-15 सेकंड तक महसूस हुआ और देखा कि सब लोग हंसने लगे हैं, तब जब नजर नीचे गई तो पता चला जो हमारा पजामा था वो खसक के घुटनों के नीचे जा चुका है और भाई साहब नाच रहे हैं। घर आ जा मेरे परदेसी पे, बिना जाने कि उनका पजामा उतर चुका है। और जो मैं आज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जब आप कोई किस्सा सुनाते हैं तो उसको सेटअप करने की बहुत जरूरत है आपको। तो इस कहानी की शुरुआत में अगर आपको याद हो, अगर आप रिवाइंड करके भी देखेंगे तो मैंने कहा कि एक बार साहब हमारी बड़ी टुच्ची हुई। जब मैंने आपको बता दिया है कि इस कहानी के आखिर में मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है, तो आप उस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे मेरी बेइज्जती हुई।
दूसरी एक चीज जो मैंने की थी वो ये है कि घुलवा गाठ जो ये अल्फाज है इस पे बड़ा जोर दिया मैंने। जोर इसलिए दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत लोगों की जबान पे नहीं होगा, अगर पता भी होगा तो उतना चलत में नहीं है, और क्योंकि ये चलत में नहीं है, नया अल्फाज है बहुत सारे लोगों के लिए, तो एकदम से आपका ध्यान आएगा उस पर कि अरे घुलवा गाठ मतलब, तो नाड़ा जो ऐसा बन जाए जिसका सिरा ना मिले उसको घुलवा गाठ कहते हैं। ठीक है, तो अचानक से आपका और अटेंशन मेरी तरफ आया। जैसे जैसे कहानी बढ़ी उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि मेरा नाड़ा खुल गया था, उस शर्मिंदगी के बाद मैंने क्या किया कि जिंदगी में दोबारा वो पजामे ही नहीं पहने जिनके अंदर जिप ना हो। ये था हासिले कहानी। अब हमने 3 चीजें सीखी, सेटअप, किस्सा और हासिले कहानी। किस्सा भी कौन सा, हमारा इमोशन। मैंने क्या क्या बताया कि मेरी उम्र 12 साल है। मैंने क्या बताया कि उम्र 12 साल किस तरह की होती है, जिसके अंदर आपको साहब दुनिया तो इतना बुरा नहीं मानती अगर आपके साथ गलत हो जाए, पर आपको बड़ा बुरा लगता है क्योंकि आपकी उम्र वैसी ट्रिकी है। जब मैंने ये डिटेल आपको दी तभी तो आपको लगेगा कि क्यों इसकी बेइज्जती हुई, तो इसे बुरा लगेगा। इसी तरह की छोटी छोटी डिटेलिंग जब आप अपने किस्सों में डालते हैं वो उसको और अमीर और उसको गूढ़ बनाती, भारी बनाती है, वजनदार बनाती है। जैसे कोई दुपट्टा होता है, लहंगा होता है ना, तो उसमें गोटे का काम होता है, कहीं सितारों का काम होता है। ये आपके किस्सों में गोटे सितारे का काम है जो उसको वजनदार और महंगा बनाता है। इसी बात को हमारे दोस्त सत्यांशु ने बड़े आसान लफ्जों में कहने की कोशिश की है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। कोई भी कहानी जो है वो अपने किरदारों की यात्रा है। ईच स्टोरी इज अ जर्नी दैट द कैरेक्टर्स अंडरटेक। ओके, एक किरदार है, कहानी के शुरू में वो एक पॉइंट पर है, कहानी के अंत में वो किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाता है। अगर वो लगान का भुवन है तो कहानी के शुरुआत में वो एक बहुत ही परेशान, पूरा गांव परेशान है, वो भी परेशान है, लगान की मार है, मौसम की मार है, और वो अपनी जिद से, अपने सच और साहस से वो वहां पहुंच जाता है जहां ऑलमोस्ट उसने एक मिनी बैटल जीत लिया है। वो एक तरह का एक मिनी फ्रीडम फाइटर हो चुका है। उसने गांव को थोड़ा खुशहाल कर दिया है अगले 3 साल के लिए, तो एक चेंज आ गया उस गांव में, है ना। कोई दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, क्वीन की रानी। क्वीन में जो कंगना का कैरेक्टर है रानी, कहानी के शुरुआत में वो एक हार्ट ब्रेक होता है, उसका दिल टूट जाता है, और कहानी के अंत में उसका जो जख्म था वो भर जाता है। जख्म कैसे भरता है, खुद वो अपने आप को प्यार करना सीख लेती है तो उसका जख्म भर जाता है। अभी आप देखो, भुवन खुद नहीं बदलता है, उसके अराउंड की दुनिया बदल जाती है। वो जिस समाज का हिस्सा है वो समाज को बदल देता है। ही इज एन एजेंट ऑफ चेंज इन लगान। क्वीन में रानी खुद बदल रही है, दुनिया नहीं बदल रही, वो खुद बदल रही है। दिस टेल्स अस कि कोई भी कहानी अल्टीमेटली 2 तरह की हो सकती है। एक किरदार कुछ पाना चाहता है और पा लेता है। ये कहानी ऑब्जेक्टिव्स की कहानी है, लक्ष्य की कहानी है कि मुझे ये चाहिए और मैंने उसको हासिल कर लिया। मैं ये क्रिकेट मैच जीतना चाहता और मैं जीत गया। और दूसरी कहानियां होती हैं जो परिवर्तन की कहानी होती है, चेंज की कहानी होती है। कैरेक्टर को कई बार पता भी नहीं होता कि उसको चेंज होना चाहिए, लेकिन कहानी में ऐसा माहौल बनता है कि कैरेक्टर को बदलना पड़े। रंग दे बसंती में जो हमारे बच्चे हैं, कॉलेज किड्स, वो बदलते हैं कहानी के दौरान। और ऑफ कोर्स तीसरी तरह की कहानी होगी जिसमें दोनों हो जाएगा। जैसे कि आप देखो चक दे इंडिया में जो कबीर खान का कैरेक्टर है, उसके ऊपर एक अनफेयर बदनामी का दाग लग गया है, उसको उससे मुक्त होना है। ये एक चेंज है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है कि वो लड़कियों को कोच कर रहा है, वो एक हॉकी टूर्नामेंट जीत जाएं, वो लक्ष्य है। राइट, सो टू पुट इट सिंपली, स्टोरीज आर ईदर जर्नीज ऑफ चेंज और जर्नीज ऑफ क्वेस्ट। या तो परिवर्तन की कहानी होती है या वो एक लक्ष्य की पूर्ति की कहानी होती है। तो अगर हम बिल्कुल पॉइंट वाइज देखें तो हमें चाहिए एक कैरेक्टर जो एक जर्नी करेगा। वो जर्नी में या तो कैरेक्टर बदलेगा या एक लक्ष्य की पूर्ति होगी या दोनों होगा, जैसा कि चक दे इंडिया में। और अंत में या तो बदलाव हो जाएगा या नहीं होगा, या तो लक्ष्य मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। दीज आर इसेंशियली द कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टोरी। ओके, कैरेक्टर, जर्नी, एंडिंग, द जर्नी कैन बी चेंज, क्वेस्ट और बोथ। बस एक और चीज है, ये पूरा जो इक्वेशन है ये जिस सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एनवायरनमेंट में हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस आई थिंक वुड बी द फाइनल एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी। ब्रॉडली स्पीकिंग, जो सेटिंग है दैट बिकम्स द फाइनल एलिमेंट। अगर आप क्वीन की कहानी को
50 साल पीछे ले जाते, बिहार के गांव की लड़की है, शादी के एक दिन पहले दूल्हे ने मना कर दिया, तो वो अपने हनीमून पे अकेले नहीं निकलेगी, राइट? वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि वो मॉडर्न कहानी है, दिल्ली की कहानी है। वहां की लड़की, दिल्ली में ऐसी लड़कियां हो सकती हैं जिन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया हो, मगर वो अकेले ट्रैवल करने जाएं तो लोग रोके भी ना, है ना? सो वो सोशल एनवायरनमेंट अगर आप हटा दोगे क्वीन से, तो क्वीन का वैल्यू थोड़ा, अगर आप बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में चले जाओ, आज से 50 साल बाद न्यूयॉर्क में एक लड़की है जिसने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया है, किसी लड़के ने उसका हार्ट ब्रेक कर दिया तो वो अकेले ट्रैवल करने निकली, ये बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि आज से 50 साल बाद का न्यूयॉर्क और इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी हो चुकी होगी। तो आप सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को नहीं हटा सकते कहानी से। मेरे हिसाब से ये 4 चीजें, कैरेक्टर, जर्नी, एंडिंग एंड सेटिंग, दीज आर द 4 कंपोनेंट्स दैट मेक योर स्टोरी। तो इतनी खूबसूरत बात जब आपने हमको बताई है, तो आप बताइए कि हमारे जो लर्नर्स हैं वो अपने को बेहतर किस्सा को कैसे बनाएं, अगर वो कहानी लिखने की कोशिश करें तो कैसे बेहतर लिखें और कैसे बेहतर सुना सकते हैं वो अपनी कहानियां। राइटिंग की जो चीजें हम यहाँ बोरो कर सकते हैं, शायद उससे जो हम सीख सकते हैं, उसमें मैं 1-2 बातें बोलूंगा जो थोड़ी अजीब लगें शायद हमारे सुनने वालों को। पहली बात ये बोलूंगा कि जब आप कहानी लिखना शुरू करो तो आप जितनी जल्दी हो सके कहानी के एंडिंग को फिगर आउट कर लो और फिर पूरी कहानी को आप रिवर्स इंजीनियर करो। मतलब ये शायद सुनने में काउंटर इंट्यूटिव लगता होगा कि ये कैसे हो सकता है, जब हम पोएट्री करते हैं तब हम आखिरी लाइन तो नहीं सोचते, लेकिन इसीलिए पोएट्री पोएट्री है और कहानी कहानी। वाह, क्या बात। हाँ, कहानी पोएट्री नहीं है। कहानी एक, जैसा मैंने कहा, जर्नी है। अगर आपको पता है कि आप पटना जा रहे हैं तब तो सोचेंगे कि ट्रेन से जाएं या फ्लाइट ले लें। फ्लाइट कौन सी लें, लंबी फ्लाइट लें, बीच में कहीं रुक जाएं या छोटी फ्लाइट लें, ये सब हाउ है कहानी का, हाउ टू रीच देयर। बट वेयर डू यू वांट टू गो एज अ स्टोरी टेलर, वो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। और ये बहुत मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। आपका कैरेक्टर कुछ चाहता है, वो या तो उसको मिल जाता है अंत में या नहीं मिलता है। कहानी उसी बारे में, बस कहानी उसी के बारे में। तो 3-4 ही एंडिंग पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि कोई 25 एंडिंग है, अब हम नहीं ढूंढ पा रहे एंडिंग, वैसा नहीं है। एंडिंग 3-4 चीजें ही होती हैं, उन्हीं में से होता है। जो ग्रेट फिल्म्स होती हैं, हमारी फेवरेट फिल्म्स होती हैं, हम तो बार बार देखते हैं, हमको एंडिंग तो पता होती है हर बार। फिल्म DDLJ, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वहां पे कोई नहीं रोक रहा उसको, है ना? तो वो तो सर्टेन है कि एंड में तो दोनों साथ होने ही है उनको। कई बार एंडिंग बहुत क्लियरली पता होता है, फिर भी हमें मजा आता है, क्योंकि ऑडियंस का जो मजा है वो इसमें नहीं है कि अंत में क्या हुआ। ऑडियंस को मजा इसमें आता है कि जो हुआ वो कैसे हुआ, कैसे हुआ वो। और इसीलिए एंडिंग पहले फिगर आउट करके रिवर्स इंजीनियर जब हम करेंगे तो हम उस कैसे पर, उस हाउ पर हम फोकस कर पाएंगे। वरना ये बात जो है, मुझे किस्सा गोई में मुझे ये बात लगती है कि जब आप कहानियां सुनाते हो बैठ के, महफिलों में बैठ के भी अगर आप बात करते हो तो उसके अंदर अगर आप सेटअप कर दो कहानी, ठीक है, जो कि हमने मॉड्यूल में शुरू में बात भी करी इस बारे में, जब लर्नर से जब मैं बात कर रहा था कि अगर आप ये कहते कि एक बार यार मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, तो सडनली अब जो है पूरी जो महफिल है वो इस बात के इंतजार में है कि बुरा हुआ कब और कैसे, ठीक है। आप फिर उसके बाद कहानी में उनको लेके जा रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि कहानी सुनाने वाले लोग जो होते हैं वो बस ड्राइवर की तरह होते हैं कि वो धीरे धीरे बिठाते हैं सबको प्यार प्यार से एक स्टेशन से, और उसके बाद बस चाहे स्पेस में जाए चाहे समंदर में जाए, वो उतर नहीं सकता कोई उसमें से एक बार जब वो आपके ग्रिप में आ जाए। एज अ स्टोरी टेलर एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो आपका टूल है। आपको एक्सपेक्टेशन सेट करना है। अगर आपने एक्सपेक्टेशन सेट नहीं किया ना तो आप इन्वॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि सबसे पहले बोलो यार ना मेरे साथ बहुत बुरा हुआ एक बार, उसके बाद आप बताओ कि उस वक्त ना मैं 10 साल का था, मेरे पापा ऐसे थे, मेरा घर ऐसा था, मेरा आप कुछ भी डिटेल में जा रहे हो ना, सब इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी कि कुछ बहुत बुरा हुआ, राइट? अगर आप वो लाइन हटा दो और आप बोलो कि मैं जब 10 साल का था तो मैं ऐसा था, मेरे पापा ऐसे थे, तो लोग कह रहे हैं कि हाँ लेकिन अभी तुम मुझे आगे क्या, तो मैं क्यों सुन रहा हूँ। पर अगर आप इसी को सेट कर दो, यार एक बार तो सब बड़ा जबरदस्त हुआ मेरे साथ, एक दिन बड़ा कमाल की एक चीज हुई, तब क्या हुआ कि मैं 10th में था, ठीक है, और मेरे पापा खुद टीचर हैं, आपको पता ही, ठीक है, तब उनको पता रहता है कि मेरे टीचर्स कैसे। अब यही किस्से में आपको पता है कि 10th आ गया है, अच्छा बहुत जबरदस्त कुछ होने वाला है इसके अंदर, एक इंट्रीग बिल्ड होता है। तो सेटिंग एक्सपेक्टेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए जितनी जल्दी हो सके, फर्स्ट लाइन में तो फर्स्ट लाइन में। और एक्सपेक्टेशन सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अब उसी एक्सपेक्टेशन पर आगे उसको फुलफिल कर दो। आगे आपका 2 ऑप्शन होते हैं हमेशा, आप उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर दो या आप उस एक्सपेक्टेशन को रिवर्स कर दो। ये दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। जैसे एक बार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, जब आपने बोला है तो अब मुझे लग रहा है बहुत बुरा हुआ। हो सकता है वो मजाक था,
हुआ कुछ नहीं उतना बुरा, है ना? जो हुआ वो कुछ बहुत ही प्यारा हुआ, तो मैं बोलूंगा तो इसमें बुरा क्या हुआ, राइट? सो यू आर रिवर्सिंग दैट एक्सपेक्टेशन. ऑफ कोर्स यू विल हैव टू सम इट अप इन सम वे, बट आई विल, दीज आर 3 tools that we have. You set expectations, you fulfill expectations, और you reverse expectations. ये करते करते आप अपनी पूरी कहानी कह सकते हो. जो हमारे लर्नर्स हैं वो राइटिंग की कौन सी चीजें हैं जो वो बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं किस्सा गोई में, सुनाने में, बातचीत में, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सो इसमें अगेन एक टूल है जो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि आप अगर सुना भी रहे हो अपनी कहानी, तो आपको जरूरी नहीं आप उसको लिख लो पूरी कहानी, लेकिन आप उसको आउटलाइन करो. पॉइंट वाइज कर लो आप 10 पॉइंट्स में कर लो आउटलाइन, बट आउटलाइन कर लो कि ऐसे मुझे सुनाना है. सुनाते वक्त वो आउटलाइन आपके दिमाग में है, आप हाथ में लेके नहीं खड़े हो, बट एक आउटलाइन आपके पास है. ये मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है. और जब वो आप आउटलाइन करो, या जब आप किसी को सुनाओ, या जब आप अकेले भी प्रैक्टिस करो, मेक श्योर यू फिनिश इट. मतलब आप सुना रहे हो, बहुत खराब है, सामने वाला बंदा बोर हो रहा है, मेक श्योर यू फिनिश द स्टोरी. आप कभी भी इसको बीच में मत अबैंडन करो. हमेशा पूरा कंप्लीट करके उसके बाद छोड़ो. देन 1-2 दिन बीतेंगे, फिर आपको समझ में आएगा क्या वर्क कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था. अगर आपने बीच में अबैंडन करने का सीख लिया ना, एक बुरी आदत है ये, तब क्या होता है कि आप जो हार्डवर्क है कहानी को बनाने का, वो आप नहीं करते. अगर कहानी बन रही है तो ठीक है, अगर कहानी नहीं बन पा रही तो आप बीच में छोड़ देते. उसका देखेंगे यार, पता नहीं एंड में कुछ होगा. वो मेरे हिसाब से हमको कभी नहीं करना चाहिए. वी शुड फिनिश द ड्राफ्ट एंड परफेक्ट इट लेटर. हम लोगों को क्या लगता है ना, हम जो लिखें वो सीधा ही एकदम मुंशी प्रेमचंद हो जाए, है ना? अब मुंशी प्रेमचंद ने अपने कचरे के डब्बे में क्या डाला था वो तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं. है ना? तो इसीलिए हमको लिखते वक्त पता होना चाहिए कि ज्यादा चांस है कि हम मुंशी प्रेमचंद नहीं है और ज्यादा चांस है कि जो मैं लिख रहा हूं वो कचरे के डब्बे में जाने वाला है. इसीलिए इसको जज नहीं करना है. इसको जज नहीं करना, इसको कंप्लीट करके रख देना है. हो सकता है भी दोबारा ना पढ़े, बट कंप्लीट जरूर करें. बीच में अबैंडन करने की आदत जो है वो एक नॉन कमिटल आर्टिस्ट बनाता है आपको. फिर आप कमिटेड नहीं हो. आप हमेशा जहां पर व्हेन इट गेट्स टफ यू फाइंड एन इजियर वे आउट. सो आई थिंक दैट्स अ बैड प्रैक्टिस. अपनी कहानी पे टिके रहें, टिके रहें, उसको खत्म करने की कोशिश करें, और खराब, दुनिया की सबसे खराब कहानी लिखें, मगर उसको खत्म करें. हमारा एक दोस्त हुआ करता था, उसका एक बड़े मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया. बड़ा सिंसियर लड़का था पढ़ाई में भी, और क्या हुआ कि उसके वालिद साहब जो हैं वो क्योंकि बाहर रहे हुए थे तो हिंदी भी उसकी थोड़ी सी कमजोर थी. हम सब अपने पिताजी के सपने ही जी रहे हैं, तो उनके जो वालिद थे उनका सपना था कि हमारा लड़का जो है वो टॉप करे, गोल्ड मेडलिस्ट बने, और उसमें सारी खूबियां थी. हमारा दोस्त पढ़ने भी बहुत अच्छा था, अपनी तरह से वो करना चाहता था जो उसको करना था, उस कॉलेज में नाम करना चाहता था. पर 3 लड़के, बिल्कुल नामाकुल नाकारा लड़के, वो उसको बड़ा परेशान करते थे, और उसके पूरे कॉलेज के साल उन्होंने उसको बड़ा ह्यूमिलिएट किया, बड़ा परेशान किया. उसको पढ़ने नहीं दिया, उसके कमरे में घुस जाते थे. एक बार वो एक स्पीच दे रहा था ऑडिटोरियम में, सारा कॉलेज सुन रहा था, प्रिंसिपल भी बैठा था. उन्होंने इतनी घटिया हरकत करी कि उसका स्पीच बदल दिया, और क्योंकि उसकी लैंग्वेज कमजोर थी, उसको अंदाजा नहीं था कि वो क्या कह रहा है, उसने बड़ी गलत सलत बातें कही, क्योंकि उन्होंने स्पीच ही लिख के दिया था, अल्फाज बदल दिए उसके अंदर. वो बड़ा दिल टूटा उसका. ये कहानी आपको पता है किसकी? 3 इडियट के चतुर की. किसके नजरिए से आप कौन सा किस्सा सुनाते हैं वो तय करता है कि कौन सा किस्सा किसका है, क्योंकि सुनाने वाला ही तय करेगा कि कौन सी कहानी बड़ी है और कौन सी नहीं. इमोशन से जुड़ाव का खेल यही है यार, कि जिससे दिल लग जाता है ना उसकी गलत बातें भी सही लगती हैं, जिससे दिल नहीं लगता उसकी सही बातें भी कोई मायने नहीं रखती. जैसे अलादीन की जब आप कहानी सुनते हैं तो अलादीन का पेशा क्या है? चोरी. चोरों की कहाँ इज्जत है? और अलादीन की है, क्योंकि उसके नजरिए से आप कहानी सुनते हैं. इमोशंस इसलिए मैंने पिछले लेसन में रोक लिए क्योंकि उस पर थोड़ा तफसील से बात करनी थी, इत्मीनान से बात करनी थी, क्योंकि सारा खेल ही रिश्तों का है, सारा खेल ही जो है वो भावनाओं का, एहसासों का है. अगर वो नहीं है तो इस बिरयानी में कोई स्वाद नहीं है गुरु. इस बात को बेहतर तरीके से शायद वही शख्स समझा सकता है जिसको खाने का थोड़ा अंदाजा हो. तो मिलते हैं हमारे दोस्त रणबीर ब्रार से, दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ में से एक हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं. मैं इस बात को मानता हूँ भाई कि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है कहानी का वो होता है टू टच, मूव एंड इंस्पायर. कहानी चाहे विजुअल हो, चाहे कही गई हो, चाहे दर्शाई गई हो या खाई गई,
वाह। यू नो, तो जब तक अगर आपकी कहानी किसी को टच, मूव या इंस्पायर नहीं कर रही, तो फिर वो कहानी जो है वो या तो उसका टाइमिंग गलत था, या कहानी गलत थी, या ऑडियंस गलत था। है ना। खाने का भी मकसद वही है। अगर आप खाना खा के एक बार ऐसे ना करें या ऐसे ना करें, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड इज द सेम। इट इज टू टच, मूव एंड इंस्पायर। वाह। है ना। तो इसलिए ये जो कनेक्ट है बड़ा नेचुरल है किस्सा गोई का, खाना बनाने का। क्योंकि आपके अंदर चाह है कि यार इस मीडियम के जरिए मैं किसी की जिंदगी में कुछ फर्क डाल सकूं, टच, मूव या इंस्पायर कर सकूं। उस टच, मूव या इंस्पायर होने के बाद एक्शन क्या होगा, मेरे हिसाब से वो एक्शन जो है वो ऑडियंस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मैंने अपना ये सीखा कि मैं किसी को नहीं कहता कि ये रेसिपी बनाइए। मैं कहता हूं यार ये देखिए बड़ी मजे की रेसिपी है, देखिए ये। अब एक्शन आपके ऊपर है। अगर आप टच, मूव एंड इंस्पायर हो गए, हो सकता है आप खाएं, हो सकता है आप जाके वाला से बोलें कि भाई बनाइए ये, आज ये देखिए, ये बनाइए। हो सकता है आप खुद बनाएं, हो सकता है आप रेस्टोरेंट में जाके खाएं, हो सकता है आप और पढ़ें। एक्शन जो है वो स्टोरी टेलिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो वहां पे बिकने लग जाती है कहानी। यू नो, सो माई लर्निंग हैज बीन कि अगर आपका मीडियम फ्लूइड है और आपका मीडियम इमोटिव है, तो आप टच, मूव और इंस्पायर करके छोड़ दें, है ना। और उसके बाद फिर एक्शन को एंजॉय करें। जैसे आप अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इतनी लाइव कुकिंग हम कर नहीं पाते, तो अक्सर हम कैमरा के सामने बोलते रहते हैं। आप जब लाइव शोज करते हैं तो एक स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्पॉन्सेज आपको दिखता है, एक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शंस दिखता है। चलिए प्राइमरी इमोशन लाफ्टर है, बट वो लाफ्टर का जो फर्स्ट पहली तय हटती है, तो फिर आंखों में अलग अलग, किसी को नॉस्टैल्जिया है, किसी को गिल्ट है, किसी को तो एक जो सेकंड लेयर ऑफ इमोशन है वो आपको दिखता है लाइव। वो असली मजा जो है वो है। हंसा तो सब लेते हैं ना, हंसाने के बाद जो नीचे वाली लेयर में क्या हुआ वो, एंड आई थिंक दैट वो अगर लूज छोड़ा जाए ना, तो फिर मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट मेरी जिंदगी की सीख ही है कि खाना बनाओ, दिल से बनाओ और इस ऑब्जेक्टिव से बनाओ कि इतनी शिद्दत से बनाओ कि लोग टच, मूव एंड इंस्पायर हो जाए। खाने से भाव का निर्वाह होता है। इट्स यहाँ पे जो है वो यहाँ के जरिए ऐसे फिर आपके जहन में जाता है ना। खाना क्या, यही तो है। इट्स अ ट्रांसफर ऑफ इमोशन। रसोई जो शब्द, हर उंगली में एक रस है। 5 रसों से रसवती, रसवती से रसोई। तो आप अपनी उंगली से रस डालते हैं, कोई अपनी उंगली से रस लेता है, तो उस रस का एहसास जो है वो टच, मूव एंड इंस्पायर ही तो है। ऐसा ही कुछ कहना हमारे दोस्त सत्यांशु का भी है। हम किसी कहानी से क्यों जुड़ते हैं, मेरे हिसाब से उसका कारण बहुत सिंपल है। हम कहानी से एक्चुअली जुड़ने की बात मैं कर रहा हूं। मतलब कहानी मुझे अट्रैक्टिव लग सकती है फॉर एनी रीजन। कोई कहानी बड़ी अतरंगी दुनिया में सेट है तो मैं इंटरेस्टेड हो सकता हूं। किसी कहानी की नायिका बहुत खूबसूरत है तो मैं इंटरेस्टेड हो सकता हूं। बट सही मायने में जो हम जुड़ते हैं ना कहानी से, उसका एक ही रीजन है, और वो रीजन है सफरिंग, दर्द, कष्ट। आप देखो प्रोटैगनिस्ट वर्ड जो है, प्रोटैगनिस्ट वर्ड में एग्नी है, प्रोट एग्नीइस्ट, एग्नी मतलब दर्द। एम्पैथी वर्ड में पैथोस है, पैथोस मतलब दर्द, राइट। जब हम प्रोटैगनिस्ट से एम्पैथाइज करते हैं तो हम उसके दर्द से एम्पैथाइज कर रहे हैं, हम उसकी सफरिंग से एम्पैथाइज कर रहे हैं। तो जब भी आपको लगता है कि आपकी कहानी वर्क करनी चाहिए लोगों तक, आप अगर यू हैव टू इंश्योर कि सामने वाला जो है आपके प्रोटैगनिस्ट के दर्द को महसूस करे। और वो कोई मतलब उसमें बहुत मेहनत की भी बात नहीं है। यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू द सफरिंग दैट द प्रोटैगनिस्ट इज गोइंग थ्रू एंड टेल दैट टू द ऑडियंस। मेक श्योर दैट सफरिंग इज ऑफ अ स्लाइटली यूनिवर्सल काइंड। जैसे अगर मैं बोलूंगा एक लड़का है, बहुत अमीर बाप का बेटा है, बहुत खूबसूरत है, उसके बाद बहुत अच्छी नौकरी है, वो सबको छोड़कर पहाड़ों पे घूम रहा है क्योंकि उसको इस जीवन का मतलब नहीं पता, तो ये सफरिंग यूनिवर्सल नहीं है। वो बड़े बाप का बेटा है, वो खूबसूरत है। कर यार आपने 4-5 पिक्चरें कैंसिल कर दिया। एक हीरो का तो पूरा करियर गिर गया इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही आप देखो, कोई कहानी है जिसमें एक किसान है और बारिश नहीं हो रही और वो गांव भूखा मर जाएगा और वो लोग जिंदा रह जाएं, उसका एक ही मौका है। और वो मौका है कि क्रिकेट मैच हो रहा है, वो क्रिकेट मैच में अगर वो जीत जाएं तो गांव जिंदा रहेगा।
यहाँ आप देखो जो सफरिंग है वो बहुत यूनिवर्सल है। ये सफरिंग 500 साल पहले भी होती होगी कि अकाल से लोग भूखे मर रहे होंगे ना, ये आज से 1000 साल बाद भी होगी ये सफरिंग। तो एज लॉन्ग एज यू नो दैट यू शुड हैव यूनिवर्सल सफरिंग्स जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर सके। उसको दो और मैं थोड़ा उसको क्वालिफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा उसको और समझा देता हूँ। सफरिंग दो तरह की हो सकती है। एक अनफुलफिल्ड एम्बिशन है, एक इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, वो भी सफरिंग है कि मैं करना चाहता हूँ, माँ मुझे हीरो बनना है ना, वो भी एक सफरिंग है। हाँ। और दूसरी सफरिंग है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, हाँ। किसी ने या डेस्टिनी ने, मैं वॉल्टर वाइट अगर हूं ब्रेकिंग बैड का तो मुझे कैंसर हो गया, ये गलत हो, मेरे साथ क्यों हुआ है, राइट? कुछ भी हो जो गलत हो आपके साथ, या एक अधूरी ख्वाहिश है, इन दोनों के कारण आपको सफरिंग होती है। बस इतना अगर आप समझ लो तो सामने वाला बंदा सुनेगा, क्योंकि हम सबके साथ गलत होता है, वाह, है ना। देखिए मुझे अभी तक किसी ने कोई बहुत बड़ा इल्जाम नहीं लगा दिया कि तुमने चोरी क्यों कर ली, लेकिन अगर कोई बोलता है कि फ्रिज से एप्पल तुमने निकाल के खा लिया क्या, तो लगता है कि वैसा ही कोई इल्जाम दिया जा रहा है ना, क्योंकि हमें पता है कि चोरी का इल्जाम क्या होता है, राइट? सिमिलरली कोई ना कोई ख्वाहिश हम सबके अंदर है। तो जब मुझे दिखता है कि सामने वाला बंदा बोल रहा है माँ मुझे हीरो बनना है, तो मैं उसे रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हीरो नहीं बनना, लेकिन मेरी भी तो कोई ख्वाहिश है, मुझे कुछ तो बनना ही कुछ तो बनना है, जो मैं नहीं बन पाया, जब बन पा रहा हूँ तो वो रिश्ता जो है वो कायम होता है वहां पे प्रोटेक्ट। I think if we stick to this, mostly the audience will be with you. है ना कमाल की बात? यही खेल है कि जो रिश्ता जुड़ता है ना वो भावनाओं से जुड़ता है, चाहे मीलों दूर बैठे हो आप किसी से भी, चाहे आप कभी दुनिया में जिंदगी में कभी ना मिले हो उनसे, और जब बात बात से मिलती है ना, जब दिल की बात दिल से जुड़ती है तो अपने आप जादू होता है। और यही जादू है कहानियों का। अब आप सोच रहे हो कि यार ये हम कैसे क्रिएट करें, हमको तो पता ही नहीं है, ये तो बातें ही नहीं आती हमारे जहन में, हमने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसे। हम थोड़ी कोई चोर रहे हैं जो अलादीन की कहानी से जुड़ जाएंगे अचानक से। इसका एक ट्रिक है जो एक्सपर्ट आदमी बता सकता है। एनएसडी किए हुए हैं, थिएटर के बहुत बड़े बादशाह हैं, अपने गोपाल भाई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमेशा वो अच्छी होती हैं जो जिससे हर कोई रिलेट कर सके, है ना। भले ही सिचुएशन डिफिकल्ट हो, बट उसकी जो रिलेटेबिलिटी है वो करेक्ट होनी चाहिए। कि भले ही मैं एक करोड़पति आदमी की कहानी सुना रहा हूं आपको, लेकिन ऐसा है कि जो कॉमन आदमी है, जो रोज मतलब जो 15,000 की नौकरी कर रहा है, वो भी उस कहानी से रिलेट कर सके। कहानी वो होनी चाहिए और उसमें ये सब बाहरी बातें हैं, उसका जो इमोशन होना चाहिए ना वो अटैच हो, मतलब उससे अटैचमेंट होना चाहिए हर आदमी का। तो भले ही उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी जो टेक्निकलिटी है वो हो बड़ी बड़ी हो, लेकिन जो मेन कहानी होनी चाहिए कि वो आपसे, मुझसे या किसी से भी जुड़ जाए आसानी से, जिसमें बहुत ही अनयूजुअल बात हो, है ना। जैसे कि मेरा हमेशा से कहना है कि एक हीरो हीरोइन का प्यार जो है वो हम देखते आ रहे हैं सालों से, बचपन से। मेरे को उस तरह की कहानी में इंटरेस्ट है जो हीरो हीरोइन नहीं है, उनका भी तो प्यार होता है ना यार, हाँ, है ना। जो मेरे जैसे बहुत खूबसूरत लोग नहीं है उनकी भी तो लव स्टोरीज होती होंगी, उनका उन पे वो किस चीज पे मरते होंगे एक दूसरे से। तो मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अनयूजुअल जो स्टोरीज हैं वो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है। तो आपको जो कहानियां अट्रैक्ट करती हैं वो ऐसी हैं, तो आपको लगता है कि क्या सबको ऐसी कहानियां अट्रैक्ट करती है? सबको सिंपल कहानियां अट्रैक्ट करती है, अगर उसमें इमोशन करेक्ट है ना, तो वो सबको अट्रैक्ट करेगी। तो अगर मैं जो कह रहा हूँ, जो कहानी अनयूजुअल कहानी, उसमें भी अगर इमोशनली अटैचमेंट नहीं हो रहा है ऑडियंस से, तो वो नहीं पसंद आएगी। कोई भी कहानी हो, वो अगर भावनात्मक रूप से ऑडियंस के साथ जुड़ रही है तभी लोग उसको पसंद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आर्ट जो है, अक्सर लोग कहते हैं कि ये पेंटिंग बनाना आर्ट है या कहानी लिख देना आर्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि एम्पैथी जो है ना, एम्पैथी का ट्रांसफर ही आर्ट है। आर्ट, करेक्ट। और ये बहुत ही खूबसूरत कि मैंने एक भाव के साथ एक पेंटिंग बनाई, और एक सड़क पे खड़ा अनजान आदमी जिसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो जब उस पेंटिंग को देख रहा है और उसको जो भाव महसूस हो रहा है, इस भाव के ट्रांसफर को, इस एनर्जी ट्रांसफर को ही आर्ट कहते हैं। वाह, ये मेरी समझ है छोटी मोटी। ये बहुत ही बढ़िया बात है, ये बहुत सुंदर बात कह दिया आपने। सारी बड़ी बड़ी उनको सिंपल कर दिया आपने एक लाइन में। हम इतनी इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो हमारा जो लर्नर अभी जो सुन रहा है, जो ये कोर्स समझ रहे, उनके लिए क्या वो करें ऐसा जिससे कि वो जो रिश्ता है, इमोशनल रिश्ता, वो अपने आप के साथ जगा पाए या कायम कर पाए, ताकि वो ऑडियंस तक पहुंचा सके। एक फंडा है थिएटर में जिसको बोलते हैं इमोशनल मेमोरी।
तो इमोशनल मेमोरी वो चीज है जो सबके पास होती है कि आपने कभी कोई इमोशन महसूस की। मान लीजिए कि आप कहीं से गिरे और आपको चोट लगी, जब आपको ये बात परफॉर्म करनी है या बतानी है कि, तो आप वो कैसे महसूस करेंगे कि जब आपको चोट लगी थी उस वक्त आपने क्या क्या महसूस किया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक परफॉर्मर, और ये याद तो आपकी मेमोरी में तो है ही, बस है, उसको आपके रिकॉल जहन करना में है। ऑलरेडी है, ये बात जहन में है, उसको खाली रिकॉल करना है। और पूरी लाइफ में आपके साथ जो जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उसमें आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो आपको हमेशा उस पर अवेयर रहना है, उसको लेके। हाँ, कि यार अभी जो है मेरे घर में डेथ हुई है और मुझे कितना दुख महसूस हो रहा है, उसको देखना है, अपने को ही देखना है, एक थर्ड मतलब बर्ड्स आई और व्यू अगर से। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वापस जाके देखिए अपने आप को, हाँ, हाँ। ताकि आपको याद रहे कि आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं उस चीज को। उस समय आपने कैसे महसूस किया था। हाँ, तो ये चीज, इसको बोलते हैं इमोशनल मेमोरी, ये रिकॉल। और ये सब ने किया होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में डेथ नहीं हुई है बट कोई दोस्त की, वो जो दुख है, वो दुख कहीं ना कहीं आपने महसूस किया होता है। उसी दुख को रिकॉल करना है, या उस खुशी को, जो भी किस्से में आपको इमोशन चाहिए, उसको कैसे रिकॉल करें और याद करें उस वक्त क्या क्या हुआ था और कैसे मैंने बिहेव किया था। तो बेसिक कहने की बात यह है कि हर समय आपको अवेयर रहना है इमोशनली, वाह, और फिर उसको यूज करना है। तो आपके दिमाग में एक इमोशंस की लाइब्रेरी टाइप होनी चाहिए हमेशा, और उसको फिर उसको कैसे यूज करना है, किस किस्से में किस इमोशन की कौन सी जगह है, उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ा कठिन है, लेकिन ये हर रोज की प्रैक्टिस मेरे है। ख्याल से ये रियाज की बात है। रियाज की अगर आप अपने मन में जो जहन में आपके इमोशंस है ऑलरेडी, अगर जो आपने जो अब तक जी है जिंदगी, ऐसा इम्पॉसिबल है कि किसी भी शख्स को कि उसको के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, या उसको महसूस ही नहीं हुआ है, या उसको याद ही नहीं है। याद ही नहीं रहा। हो सकता है कि आपके घर में डेथ नहीं हुई है पर आपका कोई खिलौना टूट गया, करेक्ट, वो आपको वो लॉस की फीलिंग है। हाँ। वो आपके लिए अगर है, तो आप किस्से में जब किसी की मैयत के बारे में बात कर रहे हैं तो वो इक्वली ही दुखी है, और वो जो इमोशन आपको गुड़िया टूटने पे हुआ था वो बराबर ही है उसका एक्सप्लेनेशन। आपको बस वहां तक पहुंचना है, और ये कहीं और से बाहर से नहीं मिलेगा आपको। आपकी याददाश्त में, आपके जहन में, आप तक की जिंदगी में ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो कहीं इसको पेड़ पे ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी बाजार में खरीदने की जरूरत नहीं, सब आपके साथ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी स्टोरी टेलर बन सकता है, ठीक है। और इमोशंस की जहां तक बात है, प्रैक्टिस अगर आप और करेंगे, है गोपाल भाई, हाँ। बार बार सोचें, याद करने की कोशिश करें कि जो ये मैं कहानी सुनाता हूं इसके अंदर वो कौन सा हिस्सा जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ऐसा कुछ मेरे साथ भी महसूस हुआ है। जब आप किसी और की कहानी सुना रहे हैं तो उसमें क्या आपको लग रहा है कि यार ये वाला जो इस टाइप का कुछ मेरे साथ भी हुआ है क्या? जब आप उस तरह से उसका धागा जोड़ेंगे तब मेरे ख्याल से वो इमोशन वाली बात निकल के आएगी। बिल्कुल ना, और अवेयर रहेंगे। जो भी आपके साथ इमोशनली हो रहा है उसमें आपको अवेयर रहना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्टोरी टेलर बनना है। तो इस पड़ाव पे दोस्त डबल मेहनत लगेगी। देखिए क्या है कि जो पिरामिड आपने बनाना शुरू किया था, जो नींव आपने रखी थी, उसके थोड़े ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेहनत भी थोड़ी ज्यादा लगेगी, ताकत भी थोड़ी ज्यादा जाया होगी आपकी। तो यहाँ पे दो चीजें हमें समझनी है। एक तो ये कि खुद से रिश्ता कायम करें, खुद को टटोलें, याद करें अपने वो सारे लम्हे जब आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, खुश हुए, नाराज हुए, शर्मिंदगी हुई, जलन हुई, प्यार आया किसी पर, मोहब्बत हुई, दिल टूटा। वो सारे इंसिडेंट्स अलग अलग जगह के, अलग अलग तरह के, जब आप वो एक साथ महसूस करने, याद करने लग जाएंगे तो देखिएगा कि आपकी कहानी और खूबसूरत, और प्यारी, और सुनने लायक, और समझने लायक, और अपनाने लायक हो जाएंगी। और दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि किरदारों के नजरियों से कहानियों को पढ़ना, सुनना और देखना और सुनाना पड़ेगा आपको। अलादीन की नजर से होगी क्या? किसी दिन जादूगर जफ्फार की नजर से भी तो होनी चाहिए ना, कि एक ऐसा काबिल इंसान जो आराम से इस मुल्क को चला सकता है, उसके आड़े बस एक बूढ़ा राजा है जिसकी राज्य में चलती भी नहीं। क्यों ना बने वो बादशाह? क्यों, जब वो इतना मेहनती है, जब उसका इतना कमांड है लोगों पे, जब सब उसकी सुनते हैं और उसके रास्ते में बस एक चिराग है, बस वो जो उसे मिल जाए तो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, जिसके लिए आज तक उसने सपने देखे थे, ख्वाहिशें देखी थी। ये भी तो एक कहानी हो सकती है। नजरिए की बात है। तो आपकी जो कहानियां हैं, जब आप उनको दूसरों के नजरियों से देखने लगेंगे तो आपके जो किरदार हैं कहानी के, आपके जो किस्सों के, जो आपके दोस्त हैं, तो एक बार मेरा दोस्त, अब दोस्त कौन है? अब दोस्त के बारे में जब आप बताओगे
इस तरह से इतना पैशनेट होके, आंखों में जुनून लेके जब आप ये बात बताओगे तो अचानक से दोस्त भी इंपॉर्टेंट होने लग जाएगा, आप भी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग किरदार, तो जो बड़े स्टोरी टेलर्स होते हैं, जो अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं, वो अलग अलग किरदार की कहानी एक साथ चलाते हैं। ऐसी थोड़ी फिल्में बनती हैं। बड़े बड़े शोज आपने देखा होगा कि लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि वो किसकी तरफ है। अब हम वहां आ गए, तो जब ये एक्सरसाइज, ये दोनों चीजें आप एक साथ, ये दो धागे एक साथ बांधेंगे ना, तो देखिएगा कि आपकी कहानियों की पतंग मीलों दूर आसमान में बड़ी शान से लहलाएंगी। अब जब हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं तो एक बार रिकैप कर लें कि हमने अभी तक समझा क्या क्या है भाई साहब। ठीक है, सबसे पहली बात कि दूसरों की जिंदगियों में दिलचस्पी लेनी है, इंटरेस्ट लेना है, ध्यान से सुनना है। दूसरी चीज ये है कि जो किस्से आप सुन रहे हैं आपके आसपास हैं, चाहे आपके ना भी हों, तो इस तरह से उनको सुनना है, समझना है, याद रखना है और फिर उसके बाद सुनाने की कोशिश करनी है, उनको ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करनी है। तीसरा, जो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लेसन है, जो सबसे बड़ी लर्निंग है, वो ये कि बेशर्म हो जाइए, बेझिझक हो जाइए और बिल्कुल मत शर्माइए। चाहे लोग कहें कि यार ये तो पका रहे हैं, बोर कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हैं, ज्यादा बोलते हैं, बोलने दीजिए उनको, क्योंकि नंगे के 9 ग्रह बलवान होते हैं। ये कहावत मेरे ख्याल से अब तक सबको याद हो गई। चौथी चीज वो ये है कि जब आप इतना बोल रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, तो उसके अंदर अपना नजरिया डालना शुरू करें। आप कैसे हीरो बन सकते हैं, आपके नजरिए से सेम कहानी कैसी लगेगी। फिर जब हमको किस्सा सुनाना आ गया तो फिर हमने 2 लगाम बांधी उसमें। सबसे पहली बात कि जो किस्सा अब हम सुनाते हैं, जो बातें हम करते हैं, कहानियां जो हम लोगों को पेश कर रहे हैं, उनको हमें कम अल्फाजों में कैसे कहनी है। और दूसरी जो लगाम हमने बांधी वो ये थी कि कौन सा किस्सा किसको सुनाना है और कौन सा किस्सा किसको नहीं सुनाना है। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर मुझे बड़ा याद आता है कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। अगर आप यंग हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको लगता है कि हम तो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के आना है, कहाँ जाना जरूरी है। तो ये भी आपको समझना है कि आपकी कहानियों को किन लोगों से बचना है जब आपको थोड़ा बात करना आ जाए, और कहाँ सुनाना चाहिए। ये पड़ाव है आधा। दूसरे पड़ाव पे जब हम आए तो हमने समझने की कोशिश करी कि जब आप अपनी कहानियां सुनाना शुरू करते हैं तो उसके अंदर 3 चीजें जरूरी होती। पहला होता है सेटअप, दूसरा किस इमोशन की वो कहानी है, और तीसरा होता है हासिल कहानी। सेटअप ये कि आप एक शॉक वैल्यू क्रिएट करते हैं शुरू में किस्सा सुनाने, कहानी सुनाने से पहले, उसके बाद उसको एक इमोशन के साथ जनरेट करते हैं, लेके जाते हैं आगे, और उसके बाद एक हासिल कहानी होता है। आपको लगता है कि सब अंत में फिर ये हुआ कि उसके बाद से हमने ऐसे ऐसे करना बंद कर दिया, या उस दिन के बाद से वो शख्स इस तरह से रहने लगा। ठीक है, इसी का छोटा एक वर्जन है कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। इस कहानी में देखिए कितना खूबसूरत हासिल है कि जो इसका एक बार दूध पिया था और उनका मुंह जल गया, उसका तो छाछ भी जो है वो फूंक फूंक के पीते। इस तरह की बातों को हासिल कहानी कहते हैं। इन्हीं से जो लोकोक्तियां निकलती हैं, कहावतें निकलती हैं। ठीक है, फिर जो हमने बात करी वो इमोशंस की बात करी कि वो क्या एहसास है जो आपको सारी दुनिया से जोड़ता है। वो ऐसे क्या कहानी का वो मोड़ है जब आप सुनाते हैं तो सारे लोग दुनिया में आपको अवाक होकर देखते हैं आपकी तरफ ऐसे मुंह खोल के कि आपसे बड़ा खुदा इस दुनिया में कभी कोई हुआ ही नहीं। चौथी चीज जो हमने उसके बाद सीखी वो था थिएटर ऑफ माइंड। कैसे इस्तेमाल करें याददाश्त का अपनी और लोगों की बेहतर कहानी भरने में, कहानी में रंग भरने के लिए। अब जब हम यहां पहुंच गए हैं आप और मैं एक साथ कि कैसे किस्सा सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं कहानियां, और कैसे बुनते हैं ये ताना बाना कहानियों का, किरदारों का, जगहों का, एहसासों का, रिश्तों का। तो इस बात को सत्यापित करने के लिए मैं कहता हूं, इस पे एक ठप्पा लगाने के लिए, वो होता था ना कि साहब आपको अपने सर्टिफिकेट पे ग्रेजुएटेड ऑफिसर का साइन लगेगा, वो लगाने के लिए मेरे ख्याल से हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं, दास्तान गोई ही करते हैं, प्रोफेशनली करते हैं, वो किससे ही सुनाते हैं। उनसे हम जरा समझेंगे कि अब तक जो हमने बात करी वो ठीक ठीक करी कि नहीं करी। हमारे दोस्त हैं हिमांशु वाजपेयी। हम तो जैसे जैसे हम मॉड्यूल में आगे बढ़े हैं वैसे वैसे ही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ताकि हमें लगे कि हमारी कॉपी जो है वो ठीक से चेक हो रही है। कि कई बार होता है कि जब आप किस्सा सुनाना शुरू करते हैं तो बहुत लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा होगा, जब आपने शुरू में बोलना शुरू किया तो लोग उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। और ये बात यहाँ पे हम जो करने की कोशिश करें वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक स्टोरी टेलिंग कॉमेडियन हूँ जो कहानी सुनाता है, ना ये इसलिए कि ये दास्तान गो हैं जो किस्सों का काम करते हैं। ये हम वो
बहुत आम घरों के लड़के हैं, एक लखनऊ से, एक इंदौर से, और हम यहां तक पहुंचे हैं किन्हीं फैसलों की वजह से, और वो फैसले हम चाहते हैं कि आप ले अपने जिंदगी में, और उसी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। इसकी अहमियत सिर्फ आपकी इस बात पे नहीं कि आप अच्छे टीचर बन जाएंगे, अच्छे सेल्स वाले बन जाएंगे, अच्छा कहानी सुनाने वाले बन जाएंगे, इसकी अहमियत आपकी जिंदगी में भी, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों पे। उसके बारे में बताइए हिमांशु कि आपने जब अच्छा बोलना शुरू किया तो लोगों का नजरिया कैसे बदला और किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया आपके प्रति? इस समय लोग जो सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंस अपना बहुत बढ़ता है। यानी अच्छा, जब आप किसी चीज को अच्छी तरह से अदा करेंगे ना, जब आप किसी किस्से को खूब लुत्फ लेकर सुनाएंगे, तो सुनने वालों को तो भूल जाइए, वो नहीं रिएक्शन दे रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं। आप अगर एक किस्सा मजा लेकर सुना रहे हैं तो वो आपके अंदर बहुत कुछ बदल रहा होगा। यानी आपको इतना मजा आ रहा होगा ना कि वो मजा आपकी बरसों की थकान शायद एक किस्सा उतार देगा। ये भोगी हुई बात है। दूसरी बात, लोगों का रिएक्शन कैसे बदलता है, क्योंकि हम सब लोग ऐसे हैं कि जिनको शुरू में सीरियसली नहीं लिया गया, सुना भी नहीं गया, दब्बू रहे, तो नजरिया भी सब लोगों का बहुत अच्छा नहीं रहा। अरे साहब ठीक है, मतलब वैसे हाँ। तो जब आपने अपनी मेहनत से वो नजरिया बदला, तो वो जो फीलिंग होती है, वो यकीन मानिए दुनिया की सबसे सुखद फीलिंग है कि जब लोगों का नजरिया आप बदल रहे होते हैं। और नजरिया क्यों बदलता है? क्योंकि आपने, आपकी निगाह में वो रहा है पहले दिन से। एक दिन आएगा जब सही कर लेंगे। अभी नहीं सुनाते होंगे अच्छा, ये हमें आज भी है। हो सकता है कि आज हम बहुत अच्छा, कुछ लोग कहें कि बहुत अच्छा नहीं सुनाते, हो सकता है ना सुनाते हो, लेकिन हमें ये यकीन है कि हम अपनी राह पर हैं, मंजिल पर निगाह है, तो एक दिन पहुंच जाएंगे। इसी बात मैं आपसे ये समझना चाह रहा था, हमने अभी तक जो सीखा है वो है कि सबसे पहले आप दूसरों को सुनना शुरू करें, दूसरों की कहानियों में हिस्सा लेना शुरू करें। उनको कहते हैं कि एक अच्छा बोलने वाला बनने के लिए अच्छा सुनने वाला बनना बहुत जरूरी है। तो सुनने का कितना हिस्सा रहा है आपके अभी तक की इस सफर में? देखिए, ये बात बहुत, हमेशा जब आप कहानी की रिवायत में जाएंगे तो ये बात बहुत लोगों ने कही है कि कहानी अगर आप सुनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सुनिए। तो सुनने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे क्या है? क्यों बार बार सब लोग ये कह रहे हैं? लगातार हमारे जितने भी गेस्ट आ रहे हैं, हम उनसे जब बात कर रहे हैं तो वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि सुनना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। तो क्यों है वो जरूरी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सुनना इसलिए जरूरी है कि जब आप धैर्य से सुनते हैं ना, तो वो जो आप सुन रहे हैं वो आप उसकी गहराई में जाते हैं। असल में एक बात जो कही जा रही है वो अपने आप में एक असर कैरी करती है, और वो असर आप पर पूरी तरह से तभी होगा जब आप उसे ध्यान से सुनेंगे। यानी जो कही हुई बात का जो असर है वो कितना गहरा है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप सुन रहे होंगे ध्यान से। और कही हुई बात के लिए जो आपकी संजीदगी है, जो आपकी गंभीरता है, वो भी तभी आएगी जब आप ध्यान से सुनेंगे। यानी अगर आप सुनेंगे नहीं, जैसे आप कुछ कह रहे हैं और हमने सिर्फ उसको ऊपर ऊपर सुना और ध्यान से नहीं सुना, तो वो जो मर्म है आपकी बात का, जो तासीर है आपकी बात की, जो असर है आपकी बात का, वो हम मिस कर देंगे। और फिर शायद आपकी बात वैसे हम पर असर ना करे जैसे आप चाहते होंगे, या जो मेरे हक में होगी, जो मेरे हित में होगी, वैसे असर ना करे। इसलिए सुनना तो बहुत जरूरी है। और सुनाने वालों के लिए सुनना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जब आप सुनेंगे दूसरे को, तब आप ये समझ पाएंगे कि जो अगला कह रहा है वो आप पर किस तरह से असर कर रहा है। तो जब आप सुनाएंगे तब आपको ये पता रहेगा कि हम कैसे सुनाएं जो दूसरे पर असर करे। तो जब आपने बोलना शुरू किया, और मैं सिर्फ दास्तान गोई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब अच्छा बात करने का आपको ये आ गया कि हाँ हम ठीक ठाक बोल पाते हैं, उसका फर्क कितना आया आपके दोस्ती यारी में, आपके रहने सहने में, आपका जिस तरह का ग्रुप आप बना रहे थे, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा? सबसे पहली तो जो हमारे अपने अंदर जो बदलाव हमने देखा जब हम बात करने लगे और जब उस प्रोसेस में आ गए, यानी सीखने की और मेहनत करने की, और ये समझ में आने लगा कि हाँ इसकी एक अहमियत है और उस तरफ हमें जाना है, तो सबसे पहला बदलाव तो अपने अंदर आया। यानी कि जो बात हम कर रहे थे उसमें ज्यादा असर पैदा हो गया। हमें खुद अपनी बात पर जो हम कहना चाहते हैं उसमें कन्विक्शन आ गया। और वो बहुत बड़ी चीज है। वो तभी आता है जब आप कहना शुरू करते हैं। यानी कि इसको मैं दूसरी तरह से समझाता हूँ, आसान जबान में। अगर हम कुछ कहना चाहते हैं और उसे कहेंगे ही नहीं, अपने अंदर ही रखे रहेंगे, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि जो हम कहना चाहते हैं उसका असर क्या है, या उसकी गहराई क्या है, या उसकी वो कबूल किस तरह से होगा। जब आप कहने लगते हैं और वो रिसीव होने लगता है, लोग उसे समझने लगते हैं, रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, फीडबैक देने लगते हैं, तो आपको एक कन्विक्शन, एक अकीदा आपका बनता है उस अपनी बात पर। तो उस थॉट में आपकी एक पुख्तगी आती है, एक मजबूती आती है, यानी फिर वो थॉट मंज जाती है।
साफ सुथरी निखर करके। आपके जहन में लाखों थॉट होंगे, लाखों ख्याल होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ख्याल ऐसे हैं जो कि एकदम जहन से मंज कर निकलते होंगे, क्योंकि उनके बारे में आपने सोचा है, उनको आपने एक्सप्रेस कर दिया है, और वो जब आपने एक्सप्रेस किया है तो वो लोगों पर उनका एक असर रहा है। तो वो जो ख्याल हैं आपके, वो आपको पता होता है कि ये चलेंगे, और वो तभी होगा जब आप एक्सप्रेस करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि बदलाव एक तो आपके अंदर होता है, और दूसरा बाहर से भी ये फर्क, जब आप बात करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे इस पर मेहनत करते हैं, तो जो आपने बाहर के बदलाव की बात की, उसमें लोगों का भी आपके प्रति एक नजरिया बदलता है कि यार ये बदलता है? वो ऐसे बदलता है कि मसलन आप कहानी सुनाने की बात करें, जब आपने मेहनत की है सुनाने पर, एक किस्सा आपने सुनाया और उसको आपने बार बार सुनाया, जैसे हमारे यहाँ जो हमारे दोस्त थे वो ये कहते थे, या उस्ताद भी ये कहते थे कि सुनाओ जरूर, जहां ऑडियंस मिले, जहां आपको लगे। और हमारे रिवायत ये कहती है कि कहानी के लिए 2 लोग होने चाहिए, एक सुनने वाला, एक सुनाने वाला। तो जहां आपको एक इंसान मिल गया सुनने वाला, तो वहां सुनाओ, और हर इंसान का जो रद्द-ए-अमल है, जो फीडबैक है, उसे नोटिस करो, उसके चेहरे के तासुर, उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी प्रतिक्रिया को नोटिस करो, और उससे पता लगाओ कि तुम कहां तक पहुंच रहे हो। हमने जो कोर्स की शुरुआत की थी, इसी बात से की थी कि जहां मौका मिले वहां अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप सुनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा हो बुरा हो, वो जैसा भी होगा, आपका रियाज शुरू हो जाएगा, बातें करने का रियाज, कहानी सुनाने का रियाज, किस्सा सुनाने का रियाज आपका शुरू हो जाएगा। और जब वो होने लगेगा तो अपने आप आपका स्पीच बेहतर होगा, बिल्कुल आपका इन्वॉल्वमेंट बेहतर होगा, वो कहानी आपके साथ ज्यादा दिन रहेगी, है ना। और आपको पता चलता रहेगा ना कि क्या सही हुआ, अच्छा 4 बार तो लोग खुश हुए, पर 5वीं बार नहीं हुए तो 5वीं बार आपको मालूम है कि क्या गड़बड़ हुई, तो 6ठी बार जब आप सुनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको फिक्स करेंगे। जैसे कि एक किस्सा आपने अलग अलग ऑडियंस में सुनाया है, आपने गांव में किसी चौपाल, किसी घूरे पर बैठ के भी सुनाया है, और आपने किसी होटल में भी सुनाया है, और आपने चलती ट्रेन में सुनाया है, और नाव में बैठे हुए सुनाया है, तो आप उसकी अदायगी आपको आती है, आपको लोगों का रिएक्शन पता है, तो वो हिस्सा आपके कंट्रोल में होता है। तो जब आप सुनाते हैं लोगों को, तब लोगों को ये लगता है यार क्या बात इसने कही, और कितनी सहजता से वो बात कह गया, या बात अदा हो गई। लेकिन वो अदायगी जो इतनी सहजता से आई है, वो मेहनत से आई है। तो यानी इतनी बार सुनाना है कि वो किस्सा एकदम रवां हो जाए जबान पर, यानी कि उसमें एक पंच, हमको पता है कि वो पंच कहाँ आता है, कहाँ पे एकदम जो सुनने वाले सामईन हैं, श्रोता हैं, वो एकदम लहक जाएंगे। लेकिन वो पंच ऐसे अदा किया जाए कि एकदम रवानी मक्खन की तरह से, जैसे पानी बहता है उस तरह से आ जाए, तो वो सुनाने से ही आएगा। हिमांशु, जब आप अच्छी बात करने लगे, ठीक है, जब आपको अपनी जबान पे कमांड आ गया, आप उन लोगों में से निकल के आ गए जो शर्मीले थे, जो कोने में खड़े होते थे, जब आप सेंटर ऑफ अटेंशन बनने लगे, जब आप बात करने लगे, जब अपने किस्सा, अपने जहन की बातें जब आप वजनदारी से रखने लगे, तो आसपास का जो माहौल था, जो लोग थे जो पहले से जानते थे आपको, जो नए लोग मिलने लगे, उनके बिहेवियर में, आपकी तरफ, उनके मिजाज में क्या क्या बदलाव आने लगे, वो अगर आप हमको थोड़ा बताएंगे तो शायद हमारे जो लर्नर्स हैं उनको ये बात समझ में आए कि यूटिलिटी क्या है इस कोर्स की। मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल बुनियादी बात। शुरू में जब आप शुरू करते हैं, बहुत कम लोग आपको सीरियसली लेते हैं, आसपास वाले भी नहीं लेते, और बहुत कम लोग लेते हैं, और आपको पता है कि ये नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपके जहन में वो मंजिल है, अगर आप काम कर रहे हैं, जिस काम करने को मैं कहता हूं कि बार बार सुनाओ, और सुनाते रहो, और सुनाते रहो, और बिल्कुल मत शर्माओ। और ये बात सिर्फ दास्तान गोई के लिए नहीं है, हर जगह। आप सिर्फ अगर अच्छी बात करना भी चाहते हैं तो ये आप पे लागू होती है। अगर आप टीचर हैं तो आप पे लागू होती है, अगर आप सेल्स में काम करते हैं तो आप पे लागू होती है कि ज्यादा से ज्यादा बात। बिल्कुल। तो अगर आपको ये पता है कि ठीक है, अभी हम नहीं सुने जा रहे हैं, या अभी हम उस तरह से नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब हम सुनाएंगे, और हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप एक दिन वहां पहुंच जाते हैं। तो शुरू में तो बहुत कम लोग सुन रहे होते हैं, और एक तरीके से ये अच्छा भी होता है, क्योंकि आप अपने आसपास से एक ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे होते हैं जो आपको सीरियसली नहीं सुनते, और आप मेहनत भी कर रहे होते हैं। आपकी मेहनत तो बहुत कम लोग देख रहे होते हैं। आप जो मश्क कर रहे हैं, यानी वो हमारे यहाँ कहावत भी थी कि अगर जो सिपाही जो है वो रियाजत में, मश्क में जितना पसीना बहाता है, मैदान जंग में खून उतना कम बहाना पड़ता है उसे। तो आपकी रियाजत तो अकेले की है, वो कोई नहीं देख रहा, और वो सब आपसे समझ रहे हैं कि आप तो कुछ भी नहीं है, आपको सुन भी नहीं रहे। लेकिन फिर एक दिन जब वो मेहनत का असर दिखाई देता है, तो वो सब के सब चौंक जाते हैं कि अरे ये कहाँ से निकल के आया, और फिर वो आपको सीरियसली लेने लगते हैं। धीरे धीरे होता है ये, लेकिन जब ये होता है तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि वो लोग जो हमें नहीं सुनते थे, इनको लगता था कि ये क्या करता है और ये नहीं सुना पाता है,
वो थोड़ी थोड़ी मेहनत करके जब उनका नजरिया बदलते देखा, और वो नजरिया सिर्फ आप अपनी मेहनत, अपनी लगन से बदलते हैं, और इसीलिए ये खूबसूरत एहसास होता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर लोग नहीं सुन रहे हैं, उसको बिल्कुल दिल से नहीं लगाना है। आपको ये मान के रखना है कि हमें इतनी मेहनत करनी है कि एक दिन ये सुनने लगें। शुरू में तो बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं सुना लोगों ने, हम तो इससे ही इंस्पिरेशन लेते हैं। अजी साहब कि पूछिए शुरू हमसे। में तो किसी को नहीं सुना लोगों ने, हाँ, हाँ। हम तो बहुत, हम क्या हैं, तो बस हमें पता है कि एक दिन सुन लिया जाएगा और हम उसकी तरफ हैं। जैसा आप कह रहे थे कि शुरू में जब हमने भी इनफैक्ट जब कॉमेडी करना भी शुरू किया, तो पहले दिन, पहले 4-5 शो जो रहे उसमें किसी ने मतलब नजर भर के भी नहीं देखा। मतलब एक वो होता ना कि कोई बस इसलिए आपको सिंपैथी में ही देख ले कि हाँ चलो कुछ बोल रहा है कोई स्टेज पे, क्योंकि वो भी नहीं हुआ। पर बात वो ये कि क्योंकि हमने तय कर लिया था कि हमको करना है, तो हम बार बार लगातार, छठी बार में वो हुआ जो होना था। और उसके बाद जब 600वीं बार आज जब हम कर रहे हैं, तो उसका असर जो है वो सब दुनिया कह रही कि अरे वाह आप तो बड़ा साहब ऐसे हैं और वैसे हैं और ये हैं वो हैं, अपने बारे में हम क्या ही कहें, ठीक है। पर वो जो कन्विक्शन है आपका और वो जो मेहनत है वो आपको पहले दिन से करनी पड़ेगी ना अपने ऊपर। वो ह्यूमिलिएशन जो आपके साथ हो रहा है, जो बेइज्जती आप महसूस कर रहे हैं, उसको वो आग का दरिया है जो एक बार पार हो जाएगा तो उसके बाद सिर्फ जो है सिर्फ जन्नत ही जन्नत है आपके लिए। इसमें एक बात और है ज़कीर भाई, वो बहुत अहम है। जो आप सुना रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, उस पर पूरी दुनिया का भरोसा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका भरोसा होना चाहिए। अगर आपका भरोसा है जिस चीज में, जो चीज आप कह रहे हैं उस पर आपका अकीदा है, तो एक दिन वो अकीदा दुनिया में भी आएगा। यानी आप ट्रांसफॉर्म कर देंगे उस यकीन को जो आपके दिल में है दूसरों के दिल में। दूसरों का यकीन ना होना कोई अहम बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर जो आप कह रहे हैं, अगर खुद आपका उसमें अकीदा नहीं है, तो ये बहुत चिंता करने की बात है। इसको दूसरी तरीके से समझिए। हमारे यहाँ दास्तान गोई में कहते हैं, जो किस्सा सुना रहा है वो जादू की तरह मामला है। जादू उन्हीं को होता दिखाई पड़ता है जो जादू पर यकीन करते हैं। जो जादू पर यकीन नहीं करते उन्हें जादू कभी नहीं दिखाई दे सकता। तो किस्सा को जब कहता है ना कि वो सामने पहाड़ था और ये दरिया आ रहे थे, उधर से आया एक घोड़सवार, तो आपको नजर आएगा कि घोड़े दौड़ रहे हैं और पहाड़ हैं और सूरज है और सितारे हैं और घास का मैदान है और उसमें अय्यार है, तिल्स्म के अंदर जा रहा है। तो ये अकीदा, यानी हम कहना ये चाहते हैं कि जो भी किस्सा आप सुनाएं उसमें यकीन रखकर सुनाएं। आप ये माने कि हाँ ये किस्सा हमारा अपना है और ये जो हम सुना रहे हैं अभी, ये मेरे मुंह से जो जबान, जो लफ्ज, जो बात निकली है, वो इस वक्त में दुनिया की सबसे अहम तरीन बात है जिसे लोगों को सुनना चाहिए। और लोग अगर नहीं सुन रहे हैं तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, ये उनका नुकसान है कि वो इस जुबान के लुत्फ से महरूम रहे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया हिमांशु। तो जितना समझ आया आज तक जिंदगी ने जितना सिखाया वो सब निचोड़ के आपके लिए पेश किया था। मुझे लगा कि जो आपको समझाने में मेरी जो समझ है वो कहीं कम ना रह जाए, इसलिए मेरे समझदारी में जितने जान पहचान के समझदार लोग थे उन सब के तजुर्बे भी मैं आपके लिए लेके आया। उम्मीद है हम लोग सब की जो कोशिश है वो आपके काम आएगी, आपको थोड़ा मुतासिर करेगी, बेहतर से बेहतरीन इंसान बनने में, किस्सागो बनने में, बात करने में, बातचीत करने में जो है असर लेके आएगी। तो अगर आप 1% भी अपनी जिंदगी में थोड़ा भी रद्द-बदल अगर कर पाए तो मैं अपना जीवन जो है वो सफल मानूंगा। इसके अलावा जो है अगर आपको ठीक लगी हो मेरी कही भी कोई भी बात, ठीक है, तो लिख कर जरूर बताएं कि भाई ये ठीक लगा था, या जाकिर आपका ये कहा हुआ हमें जमा। अगर मेरे दोस्तों में से किसी की कोई बात आपके दिल तक पहुंची तो उनको भी जरूर लिख के बताइएगा। हमें जितना समझ आता था हमने आपको बता दिया। अब यहां से जो है आपका कहानियों को लेकर प्यार, आपकी शिद्दत, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका जुनून ही यहां से आपको आगे लेके जा सकता है, किसी के बताने, सिखाने, समझाने से। अब इसके आगे मुझे नहीं लगता कि कोई बात बची है। जितना हमें समझ में आता था हमने सारा आपको निचोड़ कर दे दिया है, शायद ये आपके काम आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, समझने के लिए, प्यार देने के लिए, पेशेंस रखने के लिए कि हमारे साथ आप यहाँ तक बने रहे। इसके अलावा जो है जिंदगी में जल्दी मुलाकात करेंगे, कुछ और कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक शब्बा खैर, ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें।